टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आप देखें आज हमारे सेट में कुछ चेंजेस आई हैं। कैसी लग रही हैं आपको? ये मेरे पास एक बड़ी खूबसूरत सी डाइनिंग टेबल आई है। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर लिया करूँगी और अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छा सेट पे जब कोई चेंजेस होती हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, आपको एक डिफरेंट एक नया लुक आता है। खैर, हम घर में भी इस तरह की चेंजेस कर सकते हैं। और जनाब, हम बात करते हैं अब कि कहते हैं कि वजूदे ज़न से हैं कायनात में रंग, और ये बात 100% दुरुस्त है। अब ये दुरुस्त क्यों है कि भाई जिस घर में लड़कियां होती हैं उस घर का एक माहौल, एक रौनक ही अलग होती है। लड़कियों की चूड़ियों की घनघनाहट, उनकी हंसी के कहके वो पूरे घर में एक रौनक बिखेर देते हैं, जान डाल देते हैं पूरे घर में। अब भाई जब लड़कियां होती हैं जिस घर में, तो जाहिर सी बात है फिर उनकी शॉपिंग, और लड़कियों की शॉपिंग के लिए तो हमें कई बेशुमार ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बेचारे मासूम से लड़कों की, तो उनके पास गिनती के गिने चुने 2-3 ऑप्शंस होते हैं, मखसूस ऑप्शंस होते हैं उनके पास, वही जिनको पहन के, या अगर आप बात करें एक्सेसरीज़ की तो वो लगा के वही तैयार हो जाते हैं। और लड़के झटपट 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाज़ लड़के ऐसे होते हैं, हाँ आप भी मानेंगे इस चीज़ को, होते हैं कि जो लड़के लड़कियों से भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं तैयार होने में। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि लड़कियों के पास जितने ऑप्शंस होते हैं तो उतना वो टाइम भी लेती हैं तैयार होने में। और जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो लड़कियों की शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और जितनी महंगी उनकी शॉपिंग होती है उतनी मुश्किल होती है। अब भाई देखें ना, आप सपोज़ अब हम अपने आप को ही देख लें, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप जाती हैं कोई एक ड्रेस पसंद आ जाए आपको। एक तो ड्रेस सबसे मुश्किल से पसंद आता है, पहली बात, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ड्रेस सबसे अलग हो, यूनिक हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, कोई और ना पहने। ऐसा है ना, सोचते हैं ना, सब सोचते हैं भाई, मैं भी सोचती हूँ कि भाई उस चीज़ पे हाथ रखूँ जो सिर्फ हमारे पास हो। और फिर उसके साथ साथ हमें लेनी होती है मैचिंग की ज्वेलरी, मैचिंग का हैंड बैग, या फिर क्लच, शूज़, स्लीपर, हेयर एक्सेसरीज, हेयर बैंड्स, मेकअप, मैचिंग लिपस्टिक, मैचिंग नेल पेंट, कितनी सारी चीज़ें। जब इतनी सारी चीज़ें हमें लेनी है तो थोड़ा बहुत खर्चा तो हो ही जाता है ना बात। और फिर हम टाइम लगाते हैं तैयार होने में, और उस पर सोने पे सुहागा ये, अगर कोई आपकी तारीफ़ कर दे कि वाह माशाल्लाह बेटा आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो, तो बस हमारी पूरी मेहनत उसी वक्त वसूल हो जाती है। ये बात तो आप ही एडमिट करेंगे कि अगर हम लड़कियों को 1 घंटे के लिए भी किसी इवेंट पे जाना हो तो हम तैयार होने में 3 से 4 घंटे तो लगाते ही लगाते हैं। लगाते हैं ना, लगाते हैं, ये बात एडमिट करें कि लगाते हैं। मैं भी लगाती हूँ, मुझे भी टाइम लगता है भाई। स्ट्रेटनर करने होते हैं, फिर मेकअप करना होता है, कपड़े आयरन करने होते हैं, मैचिंग की चीज़ें निकालनी होती हैं, टाइम तो लगता है। और आखिर में वही बात आ जाती है यार कि तैयार होना हमारा लड़कियों का जो है वो हक है भाई, बनना संवरना। अगर हम नहीं बने संवरेंगे तो कौन करेगा? ये तो हमारा हक है। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि भाई हम तैयार होके प्यारे लगें, अच्छे लगें, खूबसूरत लगें। जनाब, जब बात खूबसूरती की आती है तो आप देखिए कि हमारी शोबिस इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक माशाल्लाह से हसीन चेहरे मौजूद हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही हमने बात की थी, हमने आपको बताया भी था कि टीसी कैंडलर के अकॉर्डिंग इमरान अब्बास को 100 हसीन तरीन चेहरों में नॉमिनेट किया गया है। लेकिन जनाब, हमारी लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, वो यहाँ भी बाजी मार गई हैं। टीसी कैंडलर के ज़रिए 2021 के खूबसूरत चेहरों में शुमार अब हमारी शोबिस इंडस्ट्री की 3 लड़कियां भी हैं, और वो हैं जनाब सज्जल अली, आयज़ा खान और हम सब की फेवरेट माहिरा। ये देखें आप, कंग्रेचुलेशंस आप सबको, आप तीनों को। अच्छा, ये जितनी माशाल्लाह से हसीन है, जितनी खूबसूरत हैं ये तीनों, उतनी ही बेहतरीन ये एक्ट्रेसेस भी हैं। ये कोई भी कैरेक्टर प्ले करें, कोई भी रोल प्ले करें, ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर ख़ास तौर पे इन्हीं के लिए बना गया है। इतनी खूबसूरती से ये प्ले करती हैं तीनों एक्ट्रेसेस के। अभी नए ड्रामास भी चल रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, 2-3 ड्रामे तो बड़े हिट हैं। आप एक्टिंग देखें भाई उसमें,
कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे इनोसेंट कैरेक्टर हो, सब में ये बेहतरीन एक्टिंग करती हैं माशाल्लाह। तो जनाब हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। आप भी अब 100 हसीन तरीन चेहरों की फहरिस्त में शामिल हो गई हैं। तो जनाब शो को आगे बढ़ाते हैं, हम जब बात कर रहे हैं लड़कियों की खूबसूरती पे और उनके स्मार्ट लगने पे, तो हम बुलाएंगे आज हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं आयशा मीर उनको, और उनसे पूछेंगे कि भाई ये तो हम हमेशा बताते हैं ना आपको कि यार हम फिट रहने के लिए, स्मार्ट लगने के लिए, स्लिम रहने के लिए हम क्या एक्सरसाइजेस करें, क्या वर्कआउट करें, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट पूछूंगी उनसे। ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अभी से मैं आपको बता रही हूँ कि अपने सारे काम वाम ख़त्म करके वाइंड अप करके स्क्रीन के आगे बैठ जाइए, क्योंकि आयशा मीर आज हमें बताएंगी। हम उनसे पूछेंगे भाई, हम उनसे पूछेंगे, ये सोल्यूशन पूछेंगे कि भाई कोई ऐसी हमें एक्सरसाइज बताएं कि जिसकी वजह से हमें स्ट्रिक्ट डाइट ना करनी पड़े, हम खाली एक्सरसाइज करें और हमारा वज़न मेंटेन रहे या हमारी बॉडी शेप में रहे, हमें दिल ना मानना पड़े ना कि हम जो भी खाते हैं हम कहेंगे नहीं नहीं ये खाने से हम मोटे हो जाएंगे, नहीं भाई हम फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खा रहे। फ्रेंच फ्राइज़ कौन छोड़ सकता है? मैं तो नहीं छोड़ सकती फ्रेंच फ्राइज़, 2-3 तो देख के दिल चाहता है कि बस खा लें। तो अब बताएं ना, हम लड़कियों को कितना मुश्किल है भाई, यहाँ भी दिल मारना पड़ता है कि हम मोटे ना हो जाएं। और एक तो दूसरी बड़ी बात ये लड़के जो हमारे भाई हैं ना, यही हमें घर में चढ़ाते हैं कह कह के मोटी मोटी, भले से हम मोटी ना हो, लेकिन ये तमाम भाई बहनों का झगड़ा रहता है कि अम्मी देखे मुझे मोटी कह रहा है, जबकि आपकी बहन मोटी होती भी नहीं है। तो ये मसले मसाइल हैं ना भाई, लड़कियों के साथ हमें मेंटेन रहने के लिए अपना ख्याल रखना पड़ता है। तो जनाब आज हम अपनी फिटनेस एक्सपर्ट से पूछेंगे कि हमें वो एक्सरसाइजेस बताइए जिसकी वजह से हम अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं और तमाम चीज़ें खा पी भी सकते हैं, हमें अपना दिल मारने की ज़रूरत नहीं है। जनाब ये सब बातें हम करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। किस किस की मॉर्निंग हो चुकी है अभी? भाई बड़े मज़े की ठंड है, अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है हमें ब्लैंकेट से बाहर निकलना या उठना, या अक्सर हम घड़ी देख के कहते हैं कि अरे भाई 5 मिनट अभी थोड़ा सा और सो जाओ, अच्छा अभी 10 मिनट हैं 10 मिनट और सो जाओ, और एंड टाइम पे हम एकदम से उठते हैं। और आजकल तो मैं ये बात शर्त लगा के कह सकती हूँ कि मेजॉरिटी लोग अपना वर्कआउट मिस कर रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी आयशा मीर, तो आयशा मीर आ गई हैं, तो आइए वेलकम कहते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। आप बताएं वर्कआउट मिस हो रहा है आजकल? काफ़ी लोग क्लास में एब्सेंट हो रहे हैं। मेरा तो आजकल वर्कआउट मिस नहीं हो रहा बिकॉज मेरी क्लासेस नहीं हो रही और वेकेशंस के लिए वी आर ऑफ, तो मैं तो अपना रेगुलर कर रही हूँ, आई गो एवरी डे। हाँ आज इट वाज लाइक यू नो गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, 7 बजे का अलार्म लगाया एंड आई गॉट अप बाय 7:30। ये हो रहा है। हाँ यू आर एब्सोल्युटली। हाँ अच्छा मैं यूजुअली फ़ौरन उठ जाती हूँ अलार्म पे ना, हाँ। फ़ौरन उठ जाती हूँ, हाँ। लेकिन आज मैंने कहा चलो 10 मिनट और सो जाती हूँ। It was अच्छा so चलो सही है, cold. 5 मिनट थोड़ा सा और लेट जाती हूँ। हाँ it was so cold, दिल चाह रहा था बस सोए रहो। सोए रहो। लाइक सुबह जाना है यार, सुबह जाना है। कल का मौसम बड़ा मज़ेदार था, It बहुत was, एंजॉय हाँ। किया, और एक आज की जो सुबह बारिश के बाद ठंड होती है, हाँ बहुत मज़ेदार, हाँ। बहुत मज़ेदार। हाँ। अच्छा आयशा मुझे ये बताइए, हम लड़कियों की बेचारियाँ, हम जो है ना वो साल के पूरे 8-9 महीने या क्या 12 महीने हम डाइट पे ही होती हैं। बीच में कभी हम चीट डेज कर लेते हैं, या फिर हम पूरा साल हम कहेंगे हम डाइट पे ही रहते हैं 12 महीने, थोड़ा बहुत करके हम अपना दिल मारते हैं कि हम ये ना खाएं ये ना खाएं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट कम नहीं होता। क्या ऐसा कोई एक्सरसाइज या कोई वर्कआउट है कि जिसकी वजह से हमारा खाना पीना ना छूटे, हम डाइट पे ना जाए स्ट्रिक्ट, हम खाना भी इंजॉय करें और फिट भी रहें? देखिए खाना पीना तो वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप खाना पीना छोड़ रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपका वेट वैसे ही लूज़ नहीं होगा। तो यू नो यूजुअली जब मेरे पास लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम तो खाते ही नहीं हैं फिर भी वेट हमारा बढ़े जा रहा है। यू नो मैं तो सिर्फ एक खाना खाती हूँ, मैं तो बहुत थोड़ा सा खाती हूँ, एक टाइम का खाना खाती हूँ और मेरा वेट फिर भी बढ़ रहा है। उसकी वजह यही है आप खा नहीं रहे हैं, आप अपनी बॉडी को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो इसको रिक्वायर्ड है। फिर बॉडी क्या करती है, अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम जो है बॉडी का बहुत इंटेलिजेंट बनाया है। जब आप खाना जहाँ पे रोकते हैं, जहाँ पे आप खाना स्टॉप करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज़ अ सिस्टम
जो कि खाने को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट चीज़ों में, एनर्जी में, फैट में, वाटर में, वेस्ट में, तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर वो फास्ट होगा, वो काम करना बंद नहीं करेगा, तो आपका फैट लूज खुद होता रहेगा। इवन लाइक इफ़ यू ऑन क्लीन ईटिंग एंड मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट है। कुछ लोग आपने देखा होगा वर्दा बहुत स्किनी से होते हैं ना, नेचुरली वो इतना खाएं, वो ब्लेस्ड होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म नेचुरली बहुत फास्ट होता है। देयर बॉडी डोंट स्टोर फैट एट ऑल, वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और जो हम लोग बग़ैर खाए भी वेट गेन कर लेते हैं, उसकी वजह यही है कि हम लोग नहीं खाते। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो चलता रहेगा और उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा फैट बर्न करेगा। लेकिन आयशा वो लोग भी तो होते हैं हम कि अगर आप जैसे कह रही हैं कि हम ना खाएं तो भी हम मोटे होंगे, लेकिन अगर हम खाते हैं तो हम 2 गुना ज़्यादा मोटे होते हैं। हम तो वो वाले लोग हैं ना कि भाई हमने बिरयानी की प्लेट देख ली नियत भर के तो भी हमें 2 किलो वजन लग गया। आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड दिस। जब हम खाना खाते हैं हम क्या करते हैं, एक ही वक्त में खा लेते हैं। what we have to do, for example, if you're having even biryani, तो आपने उसको अगर एक प्लेट है तो 2-3 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 1-2 घंटे के बाद खाते रहें, आपका वेट कभी गेन नहीं होगा। आपका मुंह चलता रहेगा, आपका वेट गेन नहीं होगा। बट द कंडीशन इज़ यू हैव टू ईट क्लीन। आपने मीठा नहीं खाना है, आपने जूसेस नहीं पीने। इसका मतलब ये नहीं कि हलवा पूरी मंगवा लें और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें और वो खाते रहें, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन बिरयानी इज अगेन राइस और कहते हैं राइस से आपका वेट बढ़ता है। इट्स फाइन इफ यू आर वर्किंग आउट। एंड जो मैं अभी एक्सरसाइज बताऊंगी, आपने जैसे कहा कि कौन सी ऐसे एक्सरसाइज हैं जो हम कर लें तो हमारा वेट मेंटेन रहे या लूज़ हो। तो अगर आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करेंगे और अच्छा स्ट्रेंथ वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी खुद ब खुद नेक्स्ट 24-48 आवर्स तक मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रहेगा और बॉडी खुद ब खुद फैट बर्न करती रहेगी, इवन इफ़ यू आर सिटिंग आफ्टर द वर्कआउट। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बहुत फ़ायदा है। यूजुअली इट्स अ मिस कॉन्सेप्ट कि जी हम ज़्यादा कार्डियो करेंगे, ज़्यादा हार्ट रेट ऊपर आएगा, ज़्यादा पसीना आएगा। यूजुअली ख़वातीन के माइंड में ज़्यादातर ये होता है। हाँ, कि 1 घंटे की आपने वॉक कर ली, आपने ट्रेडमिल कर लिया तो ये नहीं कि आपने कैलोरीज बर्न कर ली, जबकि ट्रेडमिल पे कैलोरीज बर्न करना कितना मुश्किल काम है। जितना हम खाते हैं ना वो ट्रेडमिल पे आप कभी बर्न नहीं कर सकते। कार्डियो इज़ टफ। बट जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना, तो जिस तरह हमारी पहले भी बात हुई थी, तो आपके मसल्स के धागे टूट जाते हैं। उनको वापस जोड़ने के लिए दे नीड फूड, दे रिक्वायर्ड फूड, बिकॉज दे आर, आई वुड से इन सिंपल लैंग्वेज, हंग्री। और जब आप छोटे छोटे पोर्शन में खाएंगे तो आपकी मेटाबॉलिज्म सिस्टम क्या करेगा, खाने को ज़्यादातर एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, आपको वो फैट स्टोर नहीं करेगा। जब आप एकदम से खाएंगे ना तो वो फैट स्टोर होगा। फिर यानी कि हम एकदम से पूरा एक टाइम ही भूख लगी एक साथ ही खा लिया 3 घंटे के लिए हमने बिल्कुल। जब आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद आपको यू नीड मोर फूड। व्हेन यू आर ईटिंग इन पोर्शंस तो आपकी बॉडी जो है वो कीटोसिस में चली जाती है और फिर वो आपकी जो स्टोर्ड फैट है, जो पहले से स्टोर्ड फैट है, उससे वो एनर्जी लेना शुरू कर देती है। तो फिर आपका वेट खुद ब खुद लूज होता जाता है। आप खाते भी हैं। जब बॉडी आपकी कीटोसिस में जाती है तो क्या इट्स हेल्दी फॉर यू कि उसमें तो फिर आपको बॉडी को कीटोसिस से मेंटेन रखना भी होता है? कि आजकल बड़ी फेमस डाइट है कीटो डाइट, जिसमें हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं ताकि वेट लूज हो। Varda, it depends. If you're specifically if you're following keto, there has to be medical conditions. ठीक है ना? कीटो में आपको एक तो अगर आपको 30 kg से या above 30 kgs या above 20 kgs आपको weight lose करना है, then you have to do keto. You are at the point where your life is threatened. जहाँ पे आपको ये डॉक्टर ने कहा है कि जी अब आप वेट लूज नहीं करेंगे तो आपको ये हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी, डिजीज हाँ, हो जाएंगी। हाँ। तो then you have to go in such kind of diet which are very aggressive like keto कि जल्दी आप वेट लूज करें। आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई है या कुछ मसला हो गया तो आपको आपकी प्रायोरिटी क्या है, वेट लूज करना। और वेट लूज करने के लिए सबसे अगर 30 kg है या अबव 20 kg है तो कीटो कर लें। लेकिन आयशा ये भी तो होता है कि जब आपकी कीटो डाइट खत्म होती है, कीटो डाइट आप कंटिन्यूसली नहीं कर सकते 6 months 4 months, आपको 3 महीने बाद लाजमी ब्रेक देना होता है। वंस यू आप जिसको ख़त्म करते हैं, लाइक आप ब्रेक देते हैं और आप अपनी नॉर्मल डाइट की तरफ आना शुरू होते हैं, आपका वेट दोबारा से बढ़ जाता है एकदम से। उसकी वजह ये है ना कि आप एकदम से नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं। लाइक यू आर ईटिंग कार्ब्स, यू आर ईटिंग जो भी उसमें कीटो डाइट में आप नहीं ले रहे थे, you are on balanced diet now.
तो आपका वेट वापस तो आएगा, बट यू हैव टू बीन ऑफ कीटो इन अ वे कि आप स्लोली ग्रेजुअली नॉर्मल डाइट पे आएँ, तो फिर वेट गेन नहीं होगा। एंड विद दैट यू वर्किंग आउट, तो फिर वेट गेन नहीं होगा, स्लोली ग्रेजुअली। बट मैंने लोगों को देखा है कि दे हैव मेड दिस लाइफस्टाइल, वो कीटो पूरी ज़िंदगी करते हैं। दिस इज़ लाइक यू नो आई वुड से ये भी है। अच्छा, ये क्या एक ये मिथ है कि कहते हैं कि कीटो डाइट आप कंटिन्यूसली नहीं कर सकते, ये बहुत आपकी बॉडी के इसमें आपकी लिवर के सराउंडिंग्स में जो है वो फैट स्टोर हो जाता है, आपके हार्ट के लिए आपके लिए सही नहीं, कि इसमें हम फैट्स ले रहे होते हैं, कार्ब्स का इंटेक हम बिल्कुल ही कम कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफस्टाइल उन्होंने जो है वो कीटो पे कर दी है, 3-4-5 साल से दे एंजॉय इट, वो कीटो हाँ। कर रहे हैं। तो एक्चुअली है क्या? एक्चुअली देखें, जब आप कीटो करते हैं ना, सबसे पहले जब आप किसी से डिस्कस करते हैं, डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से आप डिस्कस करते हैं, तो वो आपको कीटो उसी सूरत में सजेस्ट करेगा जब आपको कोई मेडिकल कंडीशंस होंगी। फॉर एग्जांपल, जब मेरे पास ख़वातीन आती हैं तो मैं हर एक को तो थोड़ी ना कीटो दे देती हूँ कि जी आप भी कर लें क्योंकि हमने वेट लूज़ करना है। आई सी ऑल द मेडिकल कंडीशंस, मैं उनकी रिपोर्ट्स लेती हूँ, उनके टेस्ट करवाती हूँ, जिसमें सबसे पहले फैटी लिवर के लिए टेस्ट होता है कि आपकी लिवर के अराउंड में फ़ैट की चांसेस तो नहीं है या जमा तो नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ तो नहीं है, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। इवन इफ़ यू डोंट हैव हार्ट प्रॉब्लम, मे बी आपकी हाँ, तो यू हैव टू सी द फैमिली हिस्ट्री टू। उसके बाद आप कीटो सजेस्ट करते हैं। व्हेन यू सी इट इज़ हार्मिंग योर बॉडी, यू हैव टू क्विट दैट। अगर आपको नहीं कोई लॉन्ग टर्म में आपको नहीं नुकसान दे रही है कीटो डाइट, तो आप मे बी यू कैन कंटिन्यू, बट वंस यू हैव अचीव द टारगेट, कम टू बैलेंस डाइट। एनी डाइट जो कि आपकी बहुत सारे फूड ग्रुप को एलिमिनेट करे, आई डोंट सपोर्ट दैट। और इफ़ इट इज़ लाइक कीटो अगर आपको सूट कर रहा है और आपको कोई हार्म नहीं दे रहा, तो continue maybe till you get your personal target, till you get your size, whatever। लेकिन प्रॉपर आपने अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करके आपने डाइट लेना है। खुद से कीटो डाइट करना इम्पॉसिबल है, आप खुद से नहीं कर सकते, तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ना जाएं। हम स्ट्रिक्ट डाइट की बात करते हैं, लड़कियां करती हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट डाइट भी प्रॉपर तरीके से की जाती है। ऐसे ही नहीं की जाती कि आपने दिन भर खाना पीना छोड़ दिया, जैसे कि आयशा ने बताया कि उससे भी आपका वेट गेन ही होता है, वेट लूज नहीं होता। हाँ, वो आपको कैलोरीज आपकी अपनी इंटेक देखना पड़ती हैं, कैलोरीज इंटेक देखना पड़ती हैं आपको कि आप सरप्लस में तो नहीं है। जितनी फॉर एग्जांपल इफ़ यू रिक्वायर 2000 कैलोरीज इन अ डे, यू माइट बी टेकिंग 2200 थ्रू योर मील्स, तो यू हैव टू सी दैट। फिर आप 200 लेंगे तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन होगा, कम लेंगे तो वेट गेन नहीं होगा। That's why I'm saying small portions, clean eating, that is it. That is it। और उसके साथ साथ जो है ये आप एक्सरसाइज भी कीजिए ताकि आपका वेट मेंटेन रहे। कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आके आयशा हमें सिखाएंगी कि किस तरह से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हमारा वेट मेंटेन रहे। तो लड़कियों उठ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और अब वक्त आ गया है जिसका मैं वेट कर रही थी पिछले सेगमेंट से कि कब मुझे पता चलेगा कि वो कौन सा वर्कआउट है जिसके करने से हम अपना वेट मेंटेन रख सकते हैं, हमें स्ट्रिक्ट डाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए, उठिएगा नहीं, स्क्रीन के आगे से बिल्कुल टिक के बैठ जाएं और ये वर्कआउट चेक कीजिए। आज आयशा भी प्रॉपर तैयारी के साथ आई हैं, डंबल्स शंबल्स लेके आई हैं। आयशा, जिनके पास डंबल्स नहीं है वो क्या करें? कुछ भी उठा लें। कितने आटे की 5 किलो वाली वो उठा लें, इट्स फाइन। आटे की 5 किलो वाली, 5 किलो का डंबल तो नहीं है। दीज आर 4 kgs। 4 kgs, हाँ, 4 kgs के पेयर हैं, आप ले लें इजीली। लाइक इफ व्हेन यू आर कमिंग इनटू दिस रिजीम यू वुड नीड वेट, तो आप डंबल खरीद लेंगे, इसमें मिल जाते हैं। हाँ, कुछ भी ले लें जो घर में लाइक हैवी है, मे बी वाटर बॉटल्स हैं, मे बी कुछ और है, तो आप वो उठा लें, उनसे भी हो जाता है। पानी की बोतल भी भर सकती हैं, उसमें छोटे छोटे जो पत्थर आते हैं वो भर लें। हाँ, रेजिस्टेंस बैंड, अगर आप वेट डंबल नहीं लेना चाह रहे तो रेजिस्टेंस बैंड आते हैं, उससे भी एक्सरसाइज। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो फिर मैं लेकर आऊँगी, फिर मैं बताऊँगी। चलें जी। राइट, सबसे मैं आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बताने जा रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट लूज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होता है। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन होते हैं कार्डियो के, बट मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बताऊँगी आपको, ठीक है। हम सबसे पहले करेंगे स्क्वाट, ठीक है। स्क्वाट हम करेंगे, आप डंबल आप यहाँ पे भी रख सकते हैं और आप हैंग भी कर सकते हैं। इनिशियली आप हैंग कर लें, दैट्स फाइन, ठीक है। स्क्वाट मैं बताऊँगी, साइड बताऊँ, हाँ ये सही है। अच्छा, तो यू आर स्टैंडिंग शोल्डर विद द पार्ट फर्स्ट, रेगुलर हम स्क्वाट कर रहे हैं, ठीक है जी। और
when you do squat, you are like pushing yourself back and your knees will go back. बजाय इसके कि आगे आके ऐसे बैठ जाएं. No, you have to come this way. ठीक है? आयशा, अगर आप उर्दू में समझाएंगी तो आई रियली अप्रिशिएट. मैं चाहती हूँ मेरी तमाम बहनों को समझ में आ जाए. थोड़ा उर्दू में. उर्दू में बताऊँ? अच्छा. हाँ, प्लीज. ओके. अच्छा, तो फिर आप इस तरह से लाइक अपने आप को पीछे पुश करेंगे कि आपकी थाइज और आपका ये बैक वाला एरिया है वो पूरा पीछे जाए. ठीक है? और आपके नीज इस तरह से आगे ना आए. तो आप जब बैठेंगे तो आप 90 डिग्रीज में इस तरह बैठेंगे. मैं डंबल्स हटा लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए इस तरह. ठीक है? आप इस तरह बैठेंगे, आप इस तरह नहीं जाएंगे. ठीक है? इस तरह करके बैठेंगे. राइट? एंड यू आर कमिंग अप एंड यू हैव टू डू इट स्लोली. व्हेन यू आर कमिंग अप स्पेशली तो आप आहिस्ता आहिस्ता उठें. ठीक है? इट विल गिव यू मोर टेंशन अराउंड योर थाइज मसल. पहली हमारी एक्सरसाइज ये है. और ये कितनी देर करनी है आपने? इनिशियल लेवल पे आप 12 से शुरू कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 15 के स्क्वाट 3 टाइम्स कर लें. एक एक्सरसाइज को 3 दफ़ा कर लें. 15 डिपेंड्स ऑन योर 15 के आप सेट्स लगा लें ना. हाँ, 3 दफ़ा 45 हो जाएंगे इस तरह से स्क्वाट्स. तो 3 सेट कर लें ऑफ ईच एक्सरसाइज. दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ अपर बॉडी के लिए. इसके लिए आपने अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखना है. ठीक है जी? बैक को इस तरह से बिल्कुल सीधा रखना है. अपने आप को ज़रा थोड़ा सा पीछे पुश करना है. और फिर व्हेन यूर आई एम डूइंग द रोज. ठीक है? आपकी ये जो बैक का पूरा मसल है शोल्डर वाला, इसके लिए. राइट? फिर आप इसको ऊपर लेकर आएंगे ट्विस्ट करते हुए एंड यू विल कीप योर एल्बोज क्लोज. एल्बोज ऐसे बाहर निकले हुए नहीं होंगे, क्लोज होंगे आपकी बॉडी से. आप ऊपर लेकर आएंगे एंड स्क्वीज करेंगे ऊपर की तरफ. राइट? एंड स्क्वीज करेंगे अच्छे से. यू विल होल्ड इट फॉर लाइक 1-2 सेकेंड एंड देन ब्रिंग इट डाउन. पूरी मूव. ठीक है? स्ट्रेच करेंगे, नीचे आएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे और फिर नीचे लेकर आएंगे. ठीक है? मे बी यू कैन डू द रोज, दे आर लाइक स्लाइटली ईजियर. तो आप ये जो है 15 से 20 रेप से शुरू कर सकते हैं. ये वाला कैमरा आपके. अच्छा, से बैक पे असर नहीं पड़ेगा अगर किसी के बैक का इशू है तो? अगर आपने सीधी नहीं करी है. देखें, अगर आपको, क्योंकि आप स्लाइटली बेंड थी, इंक्लाइन पोजीशन में थी. हाँ, ना? ये मैं थाइज हैमस्ट्रिंग यूज कर रही थी. अच्छा. अगर मैं इस तरह से स्लाइटली बेंड करूंगी तो ये मेरे हैमस्ट्रिंग यूज होंगे साथ साथ. ठीक है? और मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी जो बैक है वो सीधी रहे, लोअर बैक. इफ़ यू हैव लोअर बैक इशू, दिस इज़ लाइक टोटली सेफ एक्सरसाइज. कुछ भी नहीं होगा. ठीक है जी? और अगर आपको अपर का, मे बी सर्वाइकल का कुछ इशू है तो यू माइट वांट टू लिफ्ट अप लाइटर वेट. ठीक है? मे बी 4 kg की तरह उठाएं, 2 kg से शुरू कर लें और मे बी विदाउट वेट कर लें. ठीक अच्छा, है? विदाउट वेट भी आप हाँ, कर विदाउट सकते वेट हैं. कर लें. इसमें पॉस्चर बहुत ज़रूरी है. अगर आपका पॉस्चर ख़राब होगा ना, आपकी लोअर बैक या बैक में प्रॉब्लम नहीं भी है तभी भी आई. तो मैं वही देख रही थी कि ये पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट. जिस तरह से आप बेंड हुई हुई थी इंक्लाइन पोजीशन में, अगर किसी ने सही नहीं किया तो बैक का इशू हो जाएगा. हाँ, इसमें मैं बता भी देती हूँ. जब आप नीचे जा रहे हैं ना और इस तरह बेंड करेंगे, बैक में आर्च आएगा, तो आप कोई भी एक्सरसाइज करें, आप हल्के से हल्का वेट भी उठाएंगे तो आपकी बैक हर्ट हो जाएगी. सही. ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, बैक को अंदर प्रेस करना है. अंदर प्रेस करना है, चेस्ट अपना आउट, आपकी स्पाइन अंदर की तरफ आपने प्रेस प्रेस करनी हुई है. भी हो ताकि आप सिक्योर करें अपनी लोअर बैक सही. को. और फिर आप करें. और इसमें नेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. नेक आपकी हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में होती है. ये वाला जो पार्ट है ये स्पाइन के साथ अलाइन होता है. सही. जब आप कोई मूव कर रहे हैं, अगर आपकी बैक नीचे है तो आपकी नेक भी नीचे होगी. यू आर नॉट ब्रिंगिंग इट आउट लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये शोल्डर प्रेस बताती हूँ. शोल्डर प्रेस आपने 90 डिग्रीज इस तरह से डंबेल लिए. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे गर्दन निकाल के शोल्डर प्रेस कर रहे हैं. ट्रस्ट मी, योर स्पाइन इज गॉन इवन इन लाइक 10-12 reps. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. इसीलिए मैं कहती हूँ भाई, घर में वर्कआउट ज़रा मुश्किल अटेम्प्ट होता है. तो यू हैव टू गिव अटेंशन टू लिटिल डिटेल्स. राइट? यू आर ब्रिंगिंग इट अप, यू आर कीपिंग योर नेक न्यूट्रल. आप नेक कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, आप हमेशा न्यूट्रल रखते हैं. यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट थिंक अबाउट योर आर्म्स. आपके आर्म्स ऊपर जा रहे और फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे और फिर नीचे आ रहे हैं. ठीक है? अब अगर आप नेक को स्टिफ करेंगी या बेंड करेंगी या आगे लेकर आएंगी या ऊपर उठाएंगी तो फिर क्या होगा, फिर आपकी स्पाइन हर्ट होगी. सही. अब देखिए ना, आपने बिल्कुल रिलैक्स रखा है. डंबल का मुझे दिखाएं तो इजीली है उठाना सबके लिए. कितना भारी है ये? नहीं, हाँ, नहीं, आराम से उठा सकते हैं. हाँ, उठा सकते हैं. हैवी नहीं है. हाँ. पर फिर भी मैं 4 कहूँगी आप kg लाइटर का है से कि हाँ, आप 3 kg से शुरू कर लें. हाँ. आप 2 kg से स्टार्ट कर लें. जरूरी नहीं कितने हैवी आप उठाएं. हाँ. सही.
और देखें इसलिए तो हम बुलाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, ताकि हम आपको बता सकें कि आपने क्या एक्सरसाइज कौन सी किस तरह से करनी है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, आपने क्या नहीं करना, किस तरह से करना है। क्योंकि अब आयशा मसला ये है ना कि ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई अफोर्ड कर सके या हर किसी के पास इतना टाइम हो कि वो जिम जाए। तो भाई हम चाहते हैं कि हमारी बहनों के लिए हम घर में ही सहूलत फ्राहम कर दें, इसलिए हम आपको बुलाते हैं। और कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं हम? अच्छा, इसके अलावा मैं बड़े मसल्स की एक्सरसाइज बता रही हूँ ताकि वेट जल्दी लूज हो। आपकी जो लोग ज़्यादा मोटे हैं, आपकी एक शोल्डर की हो गई, दोनों शोल्डर की हो गई बेसिकली, और एक आपकी थाई और हैमस्ट्रिंग की हो गई है। ठीक है, मैं एक और बता रही हूँ आपको, लंजेस। ये थोड़ी सी लाइक एहतियात करते हुए, मे बी व्हेन यू आर डूइंग इट लाइक फर्स्ट टाइम यू माइट नॉट वांट टू लिफ्ट अप वेट, बिकॉज ये लंजेस जो हैं इट्सेल्फ इट्स लाइक यू नो काइंड ऑफ एडवांस मूव। तो आप सबसे पहले अपना बैलेंस सही रखें, सीधा खड़े हों और शोल्डर विड्थ अपार्ट। आप इस तरह करके कभी भी वैसे भी ना खड़े हों, आपका बैलेंस आउट होगा तो यू कैन फॉल। अच्छा आयशा, मुझे जल्दी से बताएं कितने लोगों का वेट हो, कितने तक के वेट वाले ये एक्सरसाइज कर सकते हैं? लाइक 70, 80, 90, 100? सब लोग कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन योर नीज। सही। अच्छा, जिसमें घुटनों का प्रॉब्लम नहीं है तो वो कर सकते हैं? नीज का प्रॉब्लम नहीं है तो कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, राइट। आप अपना लेग पीछे लेकर जा रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर ब्रिंगिंग योरसेल्फ डाउन विद द बैक स्ट्रेट एंड इन 90 डिग्रीज। ठीक है, ये पोजीशन है, ये इसमें आप अगेन ये नहीं करेंगे, आगे नहीं आएंगे, ये आप यहीं पे रहेंगे स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें एंड देन दिस। ठीक है जी, और फिर दिस। बस आप ये लंजेस करते जाएं, आप वेट ना उठाएं, सिर्फ लंजेस भी कर लें तो इट्स मोर देन इनफ। सही। चलें, थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फाइनली हमें वो एक्सरसाइजेस बताई कि जिनके करने से हम अपना वेट मेंटेन रख सकते हैं। और ये एक्सरसाइज इतनी आसान है कि सब लोग घर में कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर आयशा के आप जो डूज एंड डोंट्स इन्होंने बताए उसको फॉलो करें तो अपने आप को हर्ट मत कर लीजिएगा। अगर आप ये एक्सरसाइज देखना चाहते हैं दोबारा तो हमारा प्रोग्राम रिपीट में भी चलता है, उसमें भी देख सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाता है, आप उस पर भी देख सकते हैं। वंस अगेन आयशा, थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब। इस वक्त हुआ है ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और अब बात देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग। और अब बात करेंगे हम कुछ मेंटल हेल्थ के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहा साबरी, COO एंड को फाउंडर ऑफ तस्कीन, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सर्वाइवर हलीमा अहमद। ये हलीमा अहमद गुजरी हैं डिप्रेशन के एक दौर से। तो आज हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि हम कैसे अपनों की, अपने अजीज़ व अकारिब को हेल्प आउट कर सकते हैं अगर वो डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हों। क्योंकि यूजली सबसे बड़ा मसला ये आता है जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो हम उसको मज़ीद डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं। तो इस बारे में बात करते हैं डॉक्टर ताहा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ताहा, मुझे ये बताइए आप कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सबसे पहले कि हमारा कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त डिप्रेशन में मुब्तला है? जी, तो इसमें आपने देखना है कि उनके रवैयों में कुछ तब्दीली नज़र आएगी। सबसे पहले वो अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे, जिस्मानी तौर पे उनकी सेहत ख़राब होगी, उनकी रूटीन ख़राब होगी, सोने उठने का वक्त में तब्दीली आएगी, भूख में तब्दीली आएगी। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उनकी, अगर वो स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करने की सलाहियत, अगर काम करते हैं तो काम करने की सलाहियत में कमी आएगी, तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। फिर आप देखेंगे कि उनके ना जज्बात में वो काबू नहीं कर पा रहे, उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा मायूसी हो रही है या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा रोने भी लगते हैं बाज़ लोग, छोटी-छोटी बातों पर रोना शुरू कर देते हैं। तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ों पे उनको ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं या फिर अपने जज्बात पे काबू नहीं कर पा रहे। अच्छा। और आखिर में उनके ताल्लुकात मुतासर होने शुरू होंगे। अगर पहले वो लोगों से मिलते थे, दोस्त अहबाब होते थे, उनसे मिलने का दिल नहीं चाहेगा, और चिड़चिड़ापन और उसकी वजह से फिर गुस्सा निकलेगा, तो ताल्लुकात भी मुतासर होंगे। तो ये 4 मोटी मोटी निशानियाँ अगर आप किसी में भी देख रहे हैं, किसी भी अजीज़ में, तो शायद उनको किसी ज़हनी अमराज मसलन डिप्रेशन का सामना कर रहे होंगे। अच्छा, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा जाता है कुछ लोग अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं, यानी कि वो फैमिली के साथ रहते हुए भी वो अकेले होते हैं, आइसोलेशन इख्तियार कर लेते हैं। हाँ। तो ये भी बहुत कॉमन होता है। खाना खाया अपने अंदर रूम में लेके चले गए, वहीं खाना खा लिया, कोई बात हुई बाहर निकले, काम किया, वापस अंदर चले गए। तो क्या ये भी एक डिप्रेशन का साइन है? ये हो सकता है, लेकिन देखिए अब इस तरह होता है कि हर दिन हमारे
कभी मूड हमारा ख़राब होता है, कभी मूड हमारा अच्छा होता है। तो हमें ये देखना है कि ये 4 निशानियाँ जो मैंने बयान की ये हों, लेकिन ये हों ओवर अ पीरियड ऑफ 1-2 महीने। अगर सिर्फ एक आध दिन से हैं, एक हफ्ते से हैं, तो फिर इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर ये तवील अरसे तक ये जो स्टेट है ये हावी हो, तब फिर हम कहेंगे कि ये एक डिप्रेशन, रेगुलरली अगर ये चीज़ होना शुरू फिर हो ये जाए। एक मेडिकल मसला बनता है। उससे पहले तो बस वो ज़िंदगी में बढ़ाव और चढ़ाव आता रहता है, तो वो तो एक हिस्सा ही है। लेकिन अगर ये तवील अरसे तक और ये 4 निशानी नज़र आएँ और उनके आसपास लोगों की ज़िंदगी मुतासर हो रही हो, तब शायद डिप्रेशन जैसे ज़हनी अमराज का वो सामना कर रहे हैं। सही। हलीमा, आप मुझे बताइए कि आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा जब आप डिप्रेशन का शिकार थी, अपनी फैमिली और या सराउंडिंग्स की तरफ से? एक्चुअली जब भी मुझे ऐसे कोई हालात मिले जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, या कोई ट्रॉमा या कोई हादसा ऐसा था कि जो बहुत मुश्किल था बर्दाश्त करना, तो बहुत जल्दी ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए, और शायद मैंने कर लिया था कि ये हादसा इतना एबनॉर्मल है कि उससे इनेविटेबली कोई भी उसको फेस करे तो उसको डिप्रेशन तो होगा, उसको मुश्किल तो कोई पेश हादसा आएगी। हुआ था आपके साथ? जी का मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, और जब मैं उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो एक सडन शॉक जो बच्चों को लगा, और मैं भी चूँकि एक सिंगल मदर हो गई थी तो मुश्किल होता है। मैंने बहुत जल्दी से ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि ये एक हादसा है, ये खुदा की तरफ से है, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सही। इस सिचुएशन क्रिएट करने में। और जो सबसे पहले मैंने काम किया वो ये कि मैंने अपनी खुद की अटेंशन डाइवर्ट करनी शुरू की। तो मैंने लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। सो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, अ लॉट ऑफ रीडिंग हैबिट इज़ व्हाट आई डेवलप। तो मैं अपने बच्चों को भी मैंने उनको स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा रुझान उनका दिलाया कि वो इतने छोटे एज में कोप नहीं कर पा रहे थे। तो एंड आई थिंक दैट वाज अ हेल्पफुल स्ट्रेटजी फॉर मी टू कोप। लेकिन फैमिली की तरफ से मैं पूछूं कि आपको सपोर्ट मिली, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया जब आप डिप्रेशन के इस दौर से गुजर रही थी? बहुत ज़्यादा, आई थिंक मेरी वालदा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और कोई भी आदमी इस किस्म के मुश्किल हालात से अकेला नहीं गुजर पाता। यू हैव टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम इन प्लेस। और जितनी आप अपने ट्रॉमा के बारे में बात करें तो आपको ये यकीन अंदर से आता जाता है कि ये कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी हालात है, इससे मुझे गुजरना है, कैसे गुजरना है। और आपकी फैमिली ही आपको निकालती है इसके अंदर से। आई थिंक द बॉन्डिंग वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट हेल्प्ड अस अ लॉट। सही, बिल्कुल हम मज़ीद बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि फैमिली इन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती और कुछ इस तरह के हालात पैदा कर देती है कि डिप्रेशन में जो मुब्तला इंसान है वो मज़ीद और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो इनकी वजह क्या बनती हैं, क्या वजूहात होती हैं, किस बिना पे ऐसा होता है, हमें किस तरह से क्या करना चाहिए, कैसे अपने अजीज़ व अकारिब की हेल्प आउट करनी चाहिए, मज़ीद बात करेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। जो डिप्रेशन का मरीज़ है उसके साथ साथ घर वाले कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, घर वालों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर ताहा, मुझे आप बताइए कि जो सर्वाइवर, एक तो हम सर्वाइवर उसको अभी नहीं कहेंगे क्योंकि वो स्टिल ही इज़ इन डिप्रेशन, ठीक है, तो उसके साथ साथ जब वो डिप्रेशन में मुब्तला होता है तो फैमिली को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखिए बहुत जो असल जो इसका बोझ आता है इलनेस का, ऑफ कोर्स जो सफ़रर है उन पे भी आता है, लेकिन आसपास ख़ानदान पे भी बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। सबसे पहले मसला ये होता है कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ हमारी जिस्म की नहीं, ये हमारे जहन और जज्बात की भी है, तो उससे हमारे रवैयों को भी असर पड़ता है। अब जब हमारे रवैयों को असर पड़ता है तो हमारे जो आसपास लोग हैं सबसे पहले उन रवैयों का असर होता है। तो मसलन कि अगर लेट्स से जिस तरह उसमें देखा कि जो बच्चा था बिल्कुल ही अकेला अपने कमरे में विड्रॉ हो गया था और अम्मा को कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो डांट की भी कोशिश कर रही थी, फ़ायदा नहीं हो रहा था, और भी कुछ का फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले मसला ये होता है ख़ानदान का, उनको समझ नहीं आती किस तरह उससे डील करें, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं होता, बस नॉलेज नहीं होती कि ये मर्ज़ क्या है। उनको लगता है कि ये बस एक वक्ती तौर पर कोई मतलब कि शरारत है, या फिर ये बच्चा थोड़ा सा बस वो ज़िद्दी हो गया है या वो हो गया है, तो उसकी वजह से फिर ना वो थोड़ा सा
जो रवैया अख्तियार करते हैं तो उससे फिर और नुकसान होता है। तो अच्छा मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि जैसे वीडियो में भी ये दिखाया गया कि जब आप खुद सफ़र कर रहे होते हैं अपने सराउंडिंग में जो डिप्रेशन का शिकार है, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आप इरिटेटेड हो जाते हैं, आपको खुद की गुस्सा चिड़चिड़ाहटपन आ जाती है, और वही चिड़चिड़ाहटपन आप उस शख्स पे निकाल रहे होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होता है, तो उसके क्या मनफी असरात सामने आते हैं? देखिए, एक तो ये बहुत आम है। ज़ाहिर है जब आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होती, आप पूरी कोशिश कर चुके होते हैं और तब भी वो चीज़ समझ, तो फिर आपको गुस्सा आता है। लेकिन इससे फिर नुकसान ऑफ कोर्स ये होता है कि एक तो जो सफ़रर है वो अपनी बीमारी में और भी मुब्तला होते जाते हैं, बिकॉज़ उनकी जो बीमारी का हल है वो ये है कि उनको कोई हमदर्दी से सुने, उनके जो बोझ है दिल पे उसको हल्का किया जाए। लेकिन इस चिड़चिड़पन और गुस्से की वजह से वो बोझ और बढ़ जाता है, तो फिर उनको फिर उस मसले से निकलने में और भी दिक्कत होती है और घर का माहौल और देर तक ख़राब रहता है। मज़ीद ख़राब रहता है। हलीमा, आप बताइए मुझे, आपने कैसे अपने डिप्रेशन से ओवरकम किया? आप एक सिंगल मदर हो गई थी और उसके बाद आपके बच्चे भी थे छोटे छोटे से, फिर आपकी फैमिली भी आपने बताया कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, एक सख्ते में आ गए थे सारे के सारे कि अचानक से ऐसे क्या हो गया? जो सबसे पहले मैंने काम किया और जो मेरी मदर ने मेरे लिए किया, इस चीज़ को हमने एक्सेप्ट किया कि ये एक मसला है और इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफ़र्ट करना पड़ेगा। और सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने बाहर जाना, जो कि छोड़ दिया था काफ़ी, या एक मुश्किल से आप गुज़रते हैं, तो मैंने ख़ुद से लोगों से मिलना शुरू किया और साथ साथ पढ़ाई भी शुरू की। तो ज़ाहिर बात है जब पढ़ाई शुरू करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपकी अटेंशन थोड़ी सी उस तरफ लग जाती है। कहते हैं ना किताबें आपकी सबसे अच्छी किताबें, दोस्त होती तो हैं। मैंने रीडिंग हैबिट अपने अंदर कुछ बचपन की थी और कुछ मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ समथिंग दैट गिव्स मी पीस। तो रीडिंग हैबिट को मैंने अपना बढ़ाया और साथ साथ मैंने किताब लिखी है अपने एक्सपीरियंसेस पे। तो लिखने से आई थिंक अपना काफ़ी आपका एक बोझ, आपके काफ़ी दिल आप की हल्के सारी हो बातें जाते हैं, बात करने से बहुत हल्के हो जाते हैं। अपने बच्चों से भी मैंने काफ़ी बात की इस टॉपिक पे कि भाई आप, सारी बात है, वो जो फील कर रहे हैं वो और कोई नहीं महसूस कर पाता। तो मैंने उनसे भी इस टॉपिक पे बात की कि आप लोगों ने ख़ुद ही इससे डील करना है और बाहर निकलना है, जाना है, लोगों से मिलना है। और स्पोर्ट्स की तरफ मैंने उनको बहुत, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, तो में आपने बच्चों को फिर लगाया? मैंने अपने बेटे को टेनिस ट्रेनिंग पे इनकरेज किया कि वो टेनिस की तरफ जाए, और उसने बहुत अच्छे उस पर परफॉर्म भी किया। आपके बच्चे भी क्या डिप्रेशन का शिकार हुए थे इस हादसे के बाद? उन्होंने भी अपने आप को इस तरह कमरे में बंद कर लिया था, या खामोश हो गए थे, या इस तरह की कोई चीज़ें जो काफ़ी हद तक आपको लगा? बोथ माय चिल्ड्रन वर अफेक्टेड एंड इट्स जस्ट बट नेचुरल। सही। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उनको ये रियलाइज़ कराना कि अपनी ज़िंदगी का जो है हमने ख़ुद ही बदलनी होती है, कोई और समझ ही नहीं पाएगा कि आप अंदर से क्या फील करें। तो क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी, तो उसके लिए मैंने स्टोरी टेलिंग बहुत उसको मैंने की, उसको ज़िंदगी की जो असल इंसिडेंसेस किसी और के साथ हुए तो वो बताने शुरू किए। और स्पोर्ट्स की तरफ मैंने, दोनों बच्चों ने मेरे बहुत स्पोर्ट्स में ध्यान दिया और उसी तरह वो निकले। यानी कि आपने उनका माइंड डाइवर्ट और किया। कभी भी मैंने नहीं देखा कि कभी भी उन्होंने कोई नेगेटिव इमोशन शो किया हो। आफ्टर ऑल ऑफ दिस हैपेंड, तो बड़े अच्छे से मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और उन बच्चों को हमने उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई और दूसरी तरफ लगाया। माशाल्लाह से आपकी फैमिली भी इतनी सपोर्टिव थी, और आप खुद माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग कि आपने उस चीज़ से खुद से ओवरकम किया, अपने आप को मोटिवेट किया। ताहम मुझे ये बताइए कि हमें कब ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अब हमें माहिर नफ्सियात के पास जाने की ज़रूरत है, अगर घर में हम उस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो किस पॉइंट पे? जी, ये सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमें अपने रवैयों को तब्दील इस तरह करना है कि हम घर में ही मामले को ख़त्म कर पाएँ, जैसे माशाल्लाह हलीमा ने किया। सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप पहले ख़ुद थोड़ा जाके नॉलेज लें, ख़ुद किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें किस तरीके से हम अपने रवैयों को बेहतर कर सकते हैं, ताकि हम एक इन्वायरमेंट ऐसी दें सफ़रर को ताकि वो ख़ुद बेहतर हो पाए। लेकिन अगर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम ख़ुद चाहते हों लेकिन घर में और ऐसे अफराद हों जिनकी वजह से अमूमन और मसले बढ़े हों, या फिर और जॉइंट फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली, जॉइंट फैमिलीज़ में कभी कभी मुश्किल होता है वो एनवायरनमेंट कल्टिवेट करना।
और फिर क्या होता है, कभी कभी हम ये देखें कुछ हमें निशानियाँ नज़र आएँ कि मसलन के 2-3 महीने गुजर गए हैं, वो बिल्कुल ही नहीं निकल रहा उस हालत से, सही। और अपने आप को नुकसानदेह रवैयों में उसने अपनाने शुरू कर दिया, मसलन के कोई नशावार चीज़ अपनानी शुरू कर दी है सही, वो और गलत चीज़ें में मुब्तला या होना अपने आप को शुरू हो नुकसान गए। पहुंचाना शुरू कर रहा है। सो फिर बहुत ज़रूरी है कि किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करवाएं। सही, जब चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे आपको लगे कि बढ़ रही हैं और आपके घर में आप एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या आप उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे सफ़र को कि वो डिप्रेशन से बाहर निकले, तो आपको माहिर नफ्सियात से और रुजू जितना करना पहले चाहिए। करवाएंगे उतनी जल्दी बेहतरी आएगी। सही, बिल्कुल हम इस बारे में मज़ीद डिटेल में जानेंगे, डिप्रेशन के बारे में हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर डिस्कस करेंगे। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन पे। हम डिप्रेशन के जो लोग शिकार होते हैं उनके सराउंडिंग्स में जो उनकी फैमिली होती है उनको कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा डिप्रेशन का मरीज़ इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं कि लोग जो उनकी फैमिली होती है वो ट्रॉमा से गुजरती है। तो ताहा आप मुझे बताइए कि इतनी वर्स्ट सिचुएशन, पहली बात तो ये हमें बताएं कि इतनी वर्स्ट सिचुएशन में पहुंचना, डिप्रेशन की शुरुआत, एक बुनियाद, एक बीज, ये कैसे पैदा होता है? तो देखिए, सब लोग मसलों से गुजरते हैं, हमारे मसले ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी का हिस्सा। और ऐसे भी होते हैं कुछ लोग बहुत बड़े सदमों से गुजरते हैं और उनको कुछ नहीं होता, और कुछ लोग होते हैं जो मामूली, हमें लगता है कि थोड़ा मामूली सदमे उनसे करके उनको भी डिप्रेशन की कैफियत में आ जाते हैं। अब जो बुनियाद जो होती है डिप्रेशन की, वो होती है हमारी टेंशन की निमटने की क़ुव्वत कितनी ताकतवर है। अगर हमारी टेंशन से निमटने की क़ुव्वत कमज़ोर है तो हम ज़्यादा डिप्रेशन के वो हो सकते हैं। अगर टेंशन आजकल दिखने में भी आ रहा है काफ़ी कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, ख़ुदकुशी कर रहे हैं, तो और पंखे से लटक के जान देते, तो उनकी फैमिली पे क्या असर पड़ता है इस चीज़ का? वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं? तो ये पूरे ख़ानदान के लिए, अगर किसी भी ख़ानदान में ख़ुदकुशी होती है तो एक बहुत बड़ा सदमा होती है पूरे ख़ानदान के लिए, क्योंकि ना तो सिर्फ एक अजीज़ की जुदाई, लेकिन जो साथ साथ जो माशरे से उन पे प्रेशर आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ख़ुदकुशी हमारे मुल्क में भी एक जुर्म है अगर ख़ुदकुशी आप करके सर्वाइव करें, और प्लस फिर ये मजहबी तौर वगैरह से लोग बहुत जजमेंटली दिखते हैं, तो उसकी वजह से और फिर टेंशन ख़ानदान को होती है। इसलिए अक्सर ख़ानदान छुपाते हैं कि उनके ख़ानदान में ऐसा हादसा पेश आया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो उन पे ये एक लेबल लग जाए और फिर पूरे माशरे की तरफ से उनको इस तरह। तो क्या वो लोग भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का इतना ज़्यादा शिकार हो जाते हैं कि वो अपने आप को ख़त्म करने में ही आसानी समझते हैं, अपनी फैमिली का नहीं सोचते? तो उस पॉइंट पे भी हमें क्या माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए फैमिली को लेके? अगर अब देखें, अब डिपेंड करता है, क्योंकि अब जिस तरह मैंने बोला कि मसले सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन सब लोग जहनी अमराज में मुब्तला नहीं होते। डिप्रेशन एक हाल, डिप्रेशन एक कैफियत है, और समझना जो टेंशन है वो एक हाल है, और टेंशन हम महसूस करते हैं, लेकिन टेंशन डिप्रेशन में तब्दील तब होता है जब हम उससे निमटते नहीं हैं, और वो यहाँ पे और सदमे बहुत ही इंतहाई ज़्यादा होते हैं और वो तवील अरसे तक अगर सदमे रहते हैं, तब फिर हम डिप्रेशन की कैफियत में जाते हैं। तो हर मसला डिप्रेशन नहीं होता, हर परेशानी डिप्रेशन नहीं होती। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस टेंशन को कितना बड़ा बना दें, मतलब कि आप उस टेंशन से कितने अच्छी तरीके से मुकाबला कर पाएं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास अनफॉर्चुनेटली ना तो सपोर्ट होती है ना नॉलेज होती है, तो फिर वो उनको भी हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके उनमें मतलब अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो सपोर्ट नहीं पड़ती, तो इसलिए वो फिर उस चीज़ में चले जाते हैं। सही। हलीमा, आप मुझे बताइए, आपने बताया आपकी माशाल्लाह फैमिली तो बहुत सपोर्टिव थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जो ख़ानदान वाले होते हैं, हमारा ससुराल होता है, 10 जगह बातें होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सुनने में आती हैं, तो उन चीज़ों को कैसे फेस किया आपने? डेफिनेटली श्योर सब में होती हैं, हर ख़ानदान में होती हैं ये चीज़ें। मुझे भी वक्त लगा था इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि जब रिएक्ट मैं ना करूं ऐसी किसी चीज़ से जो मुझे रेजिस्टेंस मिल रही है, जैसे बाहर जाके काम करना है, मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की साथ साथ, एंड आई वाज अ मदर ऑफ माय 2 चिल्ड्रन, तो वक्त मुझे भी लगा था, और वक्त एक नेचुरल हीलर है कम तकलीफ़ को कम करने का। सबसे पहला काम जो मैंने किया था इस चीज़ पे अपने अंदर यकीन पैदा किया कि ये इस हादसे में या इस ट्रॉमा में मेरा अपना कोई हमल दखल नहीं, ये एक अल्लाह मियाँ की तरफ से कुदरती तौर पे हादसा हुआ है, इसको एक्सेप्ट करो और
अपनी कोपिंग मैकेनिज़म्स में मैंने यही, जैसे मैंने कहा कि मैंने लोगों से बात करनी शुरू की इस कि मुझे क्या करना तो चाहिए, पहले लोगों आपने से भी अपने मशवरा आप को किया। अपने घर में बंद कर लिया था, आप कहीं किससे मिलती जुलती नहीं थी, अपने आप को आपने लॉक यानी सबसे अलग किया, आइसोलेट कर लिया अपने आप को? मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे तकलीफ़ अंदर से बहुत थी, मगर चूँकि मेरी सराउंडिंग में मेरा अपना बचपन, चूँकि बहुत अच्छी स्कूलिंग हुई थी, बहुत ख़्याल से मुझे मेरे पेरेंट्स ने पाला था, तो लेटर इन द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन आई मेट विद अ ट्रॉमा, आई हैड दैट सब्सटेंस इन मी, आई हैड दैट capability to develop coping mechanisms. So अगर बचपन से ही पेरेंट्स इस चीज़ को सोचें कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, तो उनको मेंटली प्रिपेयर करें, कोई मुश्किल आए तो आपने क्या करना है। इतना स्ट्रॉन्ग बनाए मेंटली। पेरेंट्स का इसमें बहुत अमल दखल है। मैंने अपने बच्चों के लिए भी यही किया कि उनको मैंने ये यकीन दिलाया कि आपने ख़ुद इसमें कोशिश करनी है, ये कोई अब अनहोनी बात नहीं है किसी की। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स एक नहीं दोनों चले जाते हैं किसी हादसे में। सो ये अपने अंदर ये होनी चाहिए क़ुव्वत के आप अपने अंदर वो फेथ पैदा करें अपनी ताकत से। कोई और बाहर का आदमी आपको अंदर से नहीं बदल सकता। और सिर्फ ये नहीं, मैं जब मैं काम पे जाती हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों को, काफ़ी सारे मर्द मुझे ऐसे मिलते हैं जिन पे मुझे लगता है कि ये बाइपोलर उनके हैबिट्स हैं, तो और वो रियलाइज़ नहीं करते इस चीज़ को, और उनकी फैमिली भी रियलाइज़ नहीं कर पाती। बहुत लेटर इन द स्टेज आपको पता चलता है कि अच्छा ये इस तरह से क्यों रिएक्ट करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने कोई रिएक्शन दिया तो नेगेटिव इमोशन ना आए। और इस चीज़ को मैंने अपने अंदर भी कंट्रोल किया, अपने बच्चों में भी ये कंट्रोल किया कि नेगेटिव नहीं सोचना है, मूव ऑन। एक चीज़ हो गई है, उस आगे अच्छी थी बुरी थी, आपके हाथ में कंट्रोल में आप पे हावी नहीं नहीं थी। मूव ऑन। मैंने खुद अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दी, मैंने साथ साथ काम किया। आप बहुत यंग थी उस मैं टाइम बहुत पे। यंग थी। एज का बेनिफिट मुझे ये था कि उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती थी। अगर लेटर इन द स्टेज लेटर होता तो शायद ये मैं ऑप्शन ना ले पाती। तो fortunately I had that benefit of age, so I could go back to university, complete a degree, साथ साथ मैंने जॉब की और साथ साथ बच्चों को देखा। और बच्चों की अपनी भी काफ़ी इसमें कोशिश शामिल थी कि वो उन्होंने भी कभी अपने आप को आइसोलेट नहीं किया। आइसोलेशन में जाने से हमने अपने आप को, आई थिंक माई मदर हैड अ रोल टू प्ले देयर, कि आइसोलेशन में उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। सो ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। अब इतने सालों के बाद अपना बोथ माई चिल्ड्रन आर माशाल्लाह एकेडमिकली दे डिड वेरी वेल, दे आर बोथ सेटल्ड नाइसली। सो आपके बच्चे उस ट्रॉमा से बाहर कितने अरसे में निकले? कुछ वक्त लगा था, आई थिंक, क्योंकि मेरे बेटे को कुछ वक्त लगा था, बिकॉज ही वाज ओल्डर, और उसने काफ़ी इस चीज़ को महसूस किया। लेकिन ठीक वक्त के साथ साथ आई थिंक कुछ नेचुरल टाइम है जो कहीं ना आपको कहीं एक्सेप्ट करने में टाइम लगता वो है। उनको फील होता है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में एक लम्हे के लिए खामोश होते हैं सोच के, या नहीं? क्योंकि वो वक्त तो चला गया जो होना था। बिल्कुल क्योंकि होते हैं। अभी अभी आगे तक की लाइफ I में उनको think, कितना असरअंदाज होता है अब बहुत सालों के बाद भी वो तकलीफ़ आपके अंदर रहती है, उसको कोई मिटा नहीं सकता मुझे लगता है। बट यही है कि आप उसको एक अल्लाह की तरफ से एक फ़ैसला अल्लाह मियाँ का है, आप उसकी रज़ा में राज़ी रहना। तो हमारी कोशिश सिर्फ ये होनी चाहिए कि आप अपनी अटेंशन को खुद डाइवर्ट करें और वो काम करें जिससे आपकी अंदर की सलाहियत कोई हो तो बाहर आए, कोई हॉबी बनाए, कोई इंटरेस्ट डेवलप करें, और अपने पेरेंट्स से या अपने किसी मेंटोर से बात करें। तो हलीमा, जैसे आपने इतना एक सख्त, एक कठिन वक्त आपने और आपके बच्चों ने गुजारा, तो आज भी इतने अरसे बाद, एक लंबा अरसा है बहुत ज़्यादा, उसके बाद आप और जब बच्चे, कभी ऐसे ही कहीं जिक्र होता है, डेफिनेटली होता होगा जिक्र कभी ना कभी, तो आप लोग आज भी वो चीज़ महसूस करते हैं, या आज भी वो कहीं ना कहीं घबराहट, वो डर, वो खौफ आपके अंदर ज़ख्म हरा होता है आपका? बिल्कुल होता है। जब तकलीफ़ तो देखिए नहीं जाती, आपके साथ किसी के साथ भी खुदा न खास्ता ऐसा हादसा हो तो वो भूल तो नहीं सकते आप। लेकिन अच्छी बात ये, मेरे बच्चों ने जिन लोगों को ब्लेम कर शुरू में कर रहे थे, उस चीज़ से वो निकल आए कि नहीं, ये हम
किसी का कसूर नहीं है इसके अंदर, या किसी ने ये ऐसी सिचुएशन हमारे लिए कॉज नहीं की। जब आप ये सोचें कि अगर किसी और शख्स ने या किसी और ने बाहर से आके आपके लिए सिचुएशन क्रिएट की, तब आप डिप्रेशन में वाकई चले जाते। जब आप इस मैं चीज़ आपसे सवाल करना चाहूँगी कि वक्त हमारे पास कम है। आपने तो माशाल्लाह आपने अपनी तालीम को एक ज़रिया बनाया है इस डिप्रेशन से निकलने, इस ट्रॉमा से निकलने के लिए। मैं कहूँगी डिप्रेशन नहीं, ट्रॉमा कहूँगी मैं इस चीज़ को। तो ताहा जिन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते, जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो कैसे अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालें? उनको किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए, और ज़ाहिर है उनको अपने भी ज़िंदगी, और तो उससे फिर फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास सपोर्टिव फैमिली ना हो, अगर आपके पास इन्वायरमेंट जो है आपकी वो आपकी मदद ना कर रही है उस मसले से निकलने के लिए, तो किसी माहिर से रुजू करके, और हम ये नहीं कह रहे आप दवाइयाँ लें, ये करें वो करें, आप सिंपल एक काउंसलिंग या थेरेपी शुरू करें। और बहुत सारे इस तरह हमारी सर्विस एक मुफ्त हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करें और उससे अपॉइंटमेंट लें। और तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी अंदर की जो बात है आप एक ऐसे इंसान से कर सकते हैं जो बात वहीं तक रखेगा, राजदारी में रखेगा, और आपको एक सही तरीके से गाइड कर पाएगा कि इस मुश्किल वक्त में आपने क्या रास्ता इख्तियार करना है निकलने के लिए। सही। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को? सो देखिए, अगर आपके घर में कोई अजीज़ है जो बीमार है, तो इसमें कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है। लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी ना करें, और उनको मदद, अगर ख़ुद मदद आपको लगता है कि मुश्किल है, तो फिर उनको फ़ौरन मदद दिलवाएं, और जितना जल्दी आप उनको मदद दिलवाएंगे उतना जल्दी वो बेहतरी की तरफ आएंगे। हलीमा, आपकी तरफ से मेरे ख्याल से मेंटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, काम पर हों, अपनी पर्सनल लाइफ में हों। आपको किसी ऐसे आदमी से जिस पे आपको भरोसा है, उससे आप बात करें, कोई मशवरा मांगें, तो आपको स्ट्रैटेजी मिलती है कि मैंने अपनी तकलीफ़ के, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। और इस किस्म के हादसात में ये एक हादसा जो है, उसके बाद बहुत सारे उसके लिंगरिंग इफ़ेक्ट होता है, या उससे लिंक्ड काफ़ी सारे एविडेंस इंसिडेंट्स होते जाते हैं। सो आई थिंक मेंटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हलीमा और ताहा, दोनों आए, आपने अपने अच्छे टॉपिक पे बात की, आपने हमें गाइड किया कि किस तरह से हम अपने अजीज़ व अक़ारिब की मदद कर सकते हैं अगर वो किसी जहनी दबाव का शिकार हैं, किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, और बराए मेहरबानी अगर कोई डिप्रेशन का इतना ज़्यादा शिकार है, तो कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार अपने घर वालों के बारे में सोच लें कि आप तो वो कदम उठा के इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन बाद में सारी ज़िंदगी आपके बच्चों को, आपकी बीवी को, आपकी फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा। जनाब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम बात करते हैं। थैंक यू सो मच जनाब। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और वैसे तो वक्त हो गया है हमारे सेगमेंट किचन क्वीन का, लेकिन आज हमारी किचन क्वीन है नहीं, वो आज आई नहीं है कुछ मसरूफियत की वजह से। तो मैंने सोचा क्यों ना पुरानी यादें ताज़ा की जाएं, मैं ही कुछ आपको बनाना सिखा दूं आज डिफरेंट। बहुत अरसे से वैसे आपने मेरी रेसिपीज़ ही फॉलो नहीं की होंगी, तो मैंने कहा चले आज मैं दोबारा से किचन में आ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये फ़्राइज़ निकालूँ, क्योंकि आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन, लेकिन मैं बोनलेस से बना रही हूँ। जो एक मिलती है ना, एक बहुत ही मशहूर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे एक फ्राइड स्ट्रिप्स चिकन के मिलते हैं जो बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत से लोग पसंद करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना घर में भी हम बना लें, और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और घर में बनेगा तो डेफिनेटली हेल्दी भी होगा। तो मैंने ब्रेक में कुछ फ्राइज़ थे, मैंने कहा फ्राई कर लूँ। फ्राइज़ तो जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि किसको पसंद नहीं होते, कौन कहता है कि मुझे फ्राइज़ पसंद नहीं है, सबको ही पसंद होते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चों के तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले ली है, और उसको इस तरह से स्ट्रिप्स की फॉर्म में मैंने कट कर लिया है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम चिकन ली है। आप आधा किलो भी ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा आपको बनानी है उस हिसाब से ले लीजिए। इसको साफ़ कर लीजिए, इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स कट कर लीजिए। अब करते हैं इसकी मैरिनेशन। ये आप लोग चाहें तो आप ये बना के इसको फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप फ्रेश ही बना सकते हैं, लेकिन इसको मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम भी 40 to 45 मिनट्स के लिए। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स, जैसे आपको पता है मैं बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ जितना कम मसाले होंगे ना,
चीज़ का जो भी आप खा रहे होते हैं ना, चाहे हम चिकन खा रहे हैं, चाहे हम मीट खा रहे हैं, चाहे हम फ़िश खा रहे हैं, उसका अपना एक फ्लेवर आता है। मैं बहुत ज़्यादा मसाले प्रेफर नहीं करती, तो मैं स्टार्ट करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक हस्बे ज़ायका। अच्छा, नमक हम लोग इसलिए नहीं बताते, हस्बे ज़ायका इसलिए कहते हैं क्योंकि हर ब्रांड का नमक अलग होता है। कोई ब्रांड ऐसे होते हैं जिसकी नमक की तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो किसी में हल्के होते हैं, कहीं 1 चम्मच नमक काफ़ी होता है आधा किलो में, कहीं 1.5 चम्मच नमक डलता है आधा किलो में। तो इसलिए हम कहते हैं हस्बे ज़ायका, क्योंकि हर किसी को अपने नमक का अंदाज़ा घर में होता है। जो खातून, जो मेरी बहन घर में बनाती है, उनको अपने नमक का अंदाज़ा होता है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे यूज़ कर ली हूँ गार्लिक पाउडर। ये गार्लिक पाउडर है मेरे पास, इसको ये हम लेंगे 1 टीस्पून। और अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है कोई बात नहीं, आप लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर लीजिए, वो हर घर में मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जाएगी यहाँ पे काली मिर्च 1 टीस्पून, भर के, हीप फुल भर के डालनी है आपने, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। वाइट पेपर 1/4 टीस्पून और थोड़ी सी लाल मिर्च, जस्ट एक हल्का सा जायका देने के लिए, दैट्स इट। बस ये हम डाल के इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। और मैरिनेशन करने के बाद इसको आप रख दीजिए ताकि इसमें अच्छे से मसाला जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम रख लेते हैं मिर्चें हलक में लग गई मुस्तकिल बात भी कर रही हूँ ना, तो होता है इस तरह से। और कितनी दफ़ा तो ऐसा होता है कभी कभी कि आप तेल बहुत गर्म हो गया, तेज़ में बंद कर रही हूँ चूल्हा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या अक्सर होता है, मेरे साथ तो अक्सर होता है कि जब काली मिर्चियाँ फ्रेश पीसते हैं ना, और जब आपने मिक्सर का ढक्कन खोलते हैं, जो छींकें लगती हैं, आहा हा हा, अच्छी अच्छी, पूरी जगह हम छींकों की बारिश कर रहे होते हैं। किसके साथ होता है मुझे बताएं, कॉल करें मुझे अभी बताएं कि किसके साथ ऐसा होता है। अच्छा जी, ये देखिए चिकन मैरिनेट हो गई है, इसको मैं रख रही हूँ एक साइड पे। मीनवाइल मैं जो इसकी कोटिंग करूँगी मैदे और कॉर्नफ्लावर के साथ, मैं वो कोटिंग तैयार कर लेती हूँ। और साथ साथ आपको इसके साथ एक डिप भी बनाना बताऊँगी। अच्छा जी, इसकी कोटिंग के लिए सबसे पहले मैं लूँगी 1 कप मैदा, और साथ ही उसमें आप 1/2 कप या फिर आप 1/4 कप कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं। इससे क्रिस्पीनेस आएगी अच्छी सी। ये लिया आपने, इसको आपने अच्छे से किया मिक्स। और थोड़ा सा हम इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमने चिकन में ऐड किया। अब वो मसाला हम क्यों ऐड करेंगे, मसाला इसलिए ऐड करेंगे ताकि ऊपर की जो हमारी कोटिंग है वो बिल्कुल फीकी ना रहे, थोड़ा सा उसमें भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा जी, ये हो गया। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट तो खैर नहीं है, अगर गार्लिक पाउडर है तो गार्लिक पाउडर डालिए, वरना आप स्किप कर दीजिएगा गार्लिक। सही है, ये डाला हमने, थोड़ा सा नमक, सही, और उसके बाद काली मिर्च या वाइट पेपर, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा एक अच्छा फ्लेवर आएगा। सही है, हम इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और ब्रेक भी आ गया है, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपके सामने मैं फ्राई करूँगी हमारी क्रिस्पी फ्राई चिकन। सी यू आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और किचन क्वीन में। आज कुकिंग कर रही हूँ मैं, और मैं बना रही हूँ चिकन स्ट्रिप्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स बना रही हूँ मैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये जो मिक्सिंग ड्राई हमारा जो बैटर पे लगाने के लिए हमने जो ऊपर की कोटिंग होती है उसको हमने मिक्स किया था, उसमें तमाम मसाले लगा लिए थे मैंने, और ये देखिए ये तैयार हो गया है। और इसके बाद अब हम बना लेते हैं डिप। लाइए भाई ग्लव्स दे दीजिए, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम डिप बना रहे हैं। डिप बहुत ही इजी है, आपको मुनीज़ा ऑलरेडी सिखा भी चुकी हैं कि आप सावर क्रीम सॉस कैसे बना सकते हैं, आप चाहें आप वो बना लें। मैंने कहा मैं थोड़ी डिफरेंट डिप बता दूं आपको। अच्छा जी, ये मेरे पास यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ है। इसमें हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून ये लिया हमने। और इसमें अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है या मस्टर्ड पाउडर है तो वो आप 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कीजिए। साथ में हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा एक फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। सही। अच्छा जी, अगर आपके पास चिकन पाउडर मौजूद है तो चिकन में आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप ऐड नहीं कीजिए। मैं प्रेफर नहीं करती, मैं अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा, तो इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर एनहांस करना है तो आप चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए ये हमने डिप बना ली है, इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे।
अच्छा, और इसमें एक टिप भी बताऊँ आपको, पता है, अगर इसको आपको थोड़ा सा क्रीमी एक टेक्सचर तो खैर इसका आता है, लेकिन क्रीमी आपने फ्लेवर देना है ना इसमें, तो आप इसमें तकरीबन इतने कप में जो मैंने मेजरमेंट बताई है आपको, उसमें आप 1 टीस्पून क्रीम ऐड कर सकते हैं, कोई भी क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल है घर में पैकेट वाली, आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर पैकेट वाली हो, फ्रेश ना हो, क्योंकि फ्रेश का वो फ्लेवर और वो टेक्सचर नहीं आता जो पैकेट वाली क्रीम का आता है। और ये देखें डिप तैयार है हमारी, मैं इसको निकाल लेती हूँ इस बोल में और फिर हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। और ये देखें बहुत ही मज़े की डिप बनी है ये, आई एम श्योर, और आप लोग खा के देखेंगे तो डेफिनेटली आप इन्जॉय भी करेंगे। इसको हम यहाँ रख देते हैं और अब बारी आती है चिकन को फ्राई करने की। मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। स्टोव मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, तेल गरम पे लगाया हुआ है। और अब ये देखिए, अच्छा जी, ये देखिए हमने ये एक स्ट्रिप ली, ये देखिए ये चिकन स्ट्रिप ली हमने। इसको पहले हमने जो मैदा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाया था उसमें कोट करेंगे, झाड़ना लाजमी है। अच्छा ये अभी टेक्निक बता रही हूँ, आपने इसको हल्का सा पानी में डिप किया, निकाला और दोबारा आपने इसको मिक्स किया। अच्छा मिक्स अब आपने कैसे करना है, इसको हाथ से थोड़ा सा ना दबाना है, बहुत ही प्यार से इसका मसाज करना है, जैसे कहते हैं ना, ये देखें ऐसे, इस तरह से ऐसे आपने हाथ से इसको मसलना है, रब करना है और उसके बाद इसको झाड़ लेना है। अगर आप आसान अल्फाज में समझें तो आप ये कह सकते हैं कि ये देखिए जितनी रिंकल्स या जितनी झुर्रियाँ इस चिकन की स्किन पे आएंगी उतनी क्रिस्पी आपकी चिकन बनेगी। इससे आसान अल्फाज में मैं नहीं समझा सकती। एक्स्ट्रा आपने ज़रूर झाड़ना है, देखिए अब इसमें से नहीं झड़ा मैदा। और अब ये सीधा जाएगा फ्राइंग पैन में, ये देखिए। अच्छा आपका ऑयल बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए कि धुएं निकल रहे हों, आपने मीडियम फ्लेम पे रख के पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। अच्छा और एक और टेक्निक है कि घर में कैसे चेक करें कि भाई ऑयल गर्म है कि नहीं है, तो एक टूथपिक ले लें या शाशलिक स्टिक होती है आपके पास, वो ले लीजिए। वो आपने जैसे ही ऑयल में आप अपने फ्राइंग पैन में डालेंगे तो उसमें बबल्स सराउंडिंग्स में उसके थोड़े से निकलना शुरू हो जाएंगे, तो बस आप समझ जाइए कि आपका तेल गर्म हो चुका है। और फिर आपने इसको बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है ताकि चिकन अच्छे से अंदर से गल जाए। ऐसा ना हो कि भाई ऊपर की जो उसका क्रस्ट है वो कलर आ गया उसका और अंदर से चिकन हमारी कच्ची रह गई। या मैं थोड़ा दुपट्टा ऊपर कर लूँ, फिर घर वाला माहौल नहीं जिसमें कुकिंग कर रहे होते हैं, हम तैयार होकर कोई मेहमान आने वाला था, हम कहते हैं जी 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 बैठिए बैठिए, हम किचन में भी खड़े हुए हैं। तो खैर ये देखिए दोबारा से मैंने इसको हल्का सा इसमें मैदे में कोट किया और फिर पानी में डिप किया। ये देखें बिल्कुल सादा पानी है, कुछ भी नहीं है। और देखिए कोटिंग चिपक गई है, निकली नहीं है। कहाँ है क्लोज शॉट दिखाएं इसका, ये देखें। और फिर दोबारा से हम इसको बड़े प्यार से रब करेंगे। इसको भी मैं पलट लूँ यहाँ पे, जल ना जाए। ये देखें कहाँ गया मेरा असिस्टेंट भाई। चलें जी, इसको भी हम थोड़ा सा दोबारा से हाथ से रब कर लेंगे इस तरह से ऐसे, और फिर इसको झाड़ लेंगे एक्स्ट्रा जो इसका मैदे की कोटिंग है। ये देखें आ गए रिंकल्स, आ गई झुर्रियाँ बेचारी चिकन के ऊपर। वैसे हम कितना एहतियात करते हैं ना कि हमारे फेस पे झुर्रियाँ ना आए, हम रिंकल फ्री स्किन रहे हमारी। और देखें कहीं ना कहीं ये जो टेक्निक्स आपको पता चलती हैं ये फ़ायदेमंद भी होती हैं। अच्छा मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँ। ये वाली चिकन हो गई है, देखें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देना है। अच्छा और आपने एक और चीज़, डालते ही आपने चम्मच नहीं चलाना, कोटिंग सारी निकल जाएगी। आपने इसको छोड़ देना है, खुद ही इसका जब कलर चेंज होगा इस पॉइंट पे देखें, फिर आप टर्न कर लीजिए। इतना लाइट हुआ है ये। अब मैं इसको टर्न करें ताकि दोनों साइड से ये पक जाए। फ़ौरन अगर आप चम्मच चलाएंगे कोटिंग आपकी सारी निकल जाएगी। और कर लेते हैं यहाँ पे, इसको डिप किया, पानी में कुछ नहीं ऐड किया हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल सादा टैप वाटर लिया है मैंने, क्योंकि ठंड वैसे ही है, नलकों में भी इतना ठंडा ठंडा पानी आ रहा है आपका कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। चलें जी, इसको भी हम अच्छे से हाथों से मसल लेते हैं, झाड़ लेते हैं और सीधा पैन में। चलें जी, मैं थोड़ा सा अब फ्लेम बढ़ाया है ताकि इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। मीडियम फ्लेम किया है, बहुत हाई फ्लेम नहीं किया। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। फिर आप कहेंगे भाई हमारी चिकन तो अंदर से कच्ची रहेगी, वर्दा ने बताया नहीं। बता रही हूँ आपको पहले से। एक दो और जल्दी जल्दी कर लेते हैं जब तक ये हो रही है। अच्छा जी, ये देखिए
अच्छा, ये अगर आप चाहें तो ये आप प्रॉन्स के साथ भी बना सकते हैं। जो लोग सी फूड लवर हैं, आप फ़िश के साथ भी बना सकते हैं। मैं फ़िश के साथ बनाती हूँ कि मेरे बच्चों को फ़िश इसी बहाने वो खा लेते हैं। ये देखें, ये देखें भाई, प्रॉन्स का फ्राइड टाइम हम नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि आप उसको भी लो फ्लेम पे वो जल्दी कुक हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉन्स तो आपके भाप उसमें स्टीम में आ जाते हैं ना। लेकिन बस ये है कि ऊपर की कोटिंग आपकी अच्छा सा क्रिस्पी कलर आ जाए, आपका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ये देखें, इस तरह से आप निकाल लें तो वो अंदर से भी कुक हो जाएगा अच्छे से, और ऊपर से भी बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा उसका। डेफिनेटली इसके हम ट्विस्टर्स बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से। हम आप मेरे ये सारे जो मैं आपको जवाब दे रही हूँ ना, ये मेरे कान में आवाज़ें आ रही हैं मेरे टॉप बैग पे ना। हमारे खाने पीने के शौकीन बैठे हुए हैं अंदर, ख़ासतौर पे हिरा, तो वो मुझसे सवालात करें कि हम इसके ये भी बना सकते हैं। आप सॉरी, आप डाइट पे नहीं हैं, आपकी डाइट 2 दिन होती है और फिर डाइट हम ही आपकी तोड़ देते हैं। ये देखें, दूसरी चिकन स्ट्रिप भी हमने निकाल ली, तैयार है। और ये देखिए, थोड़ा सा मैं फ्लेम स्लो कर रही हूँ। अच्छा, ये टेम्परेचर का आपने ख्याल रखना है कि जब आपको लगे कि क्रस्ट बहुत ज़्यादा जल्दी फ्राई हो रहा है, बहुत धुआं निकलना शुरू हो गया, तो आप उस पर फ्लेम स्लो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसमें फिर चिकन ऐड करेंगे तो फिर दोबारा टेम्परेचर नीचे आ जाएगा इसका। तो इसका आपने खुद ख्याल रखना है इन चीज़ों का। थोड़ा सा ये जब आप बनाते रहते हैं ना घर में चीज़ें, तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है। और फिर हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। टाइम कितना है, और फ्राई कर सकते हैं या आई थिंक इनफ? करूँ? चलें जी, मैं और फ्राई कर लेती हूँ, टाइम है अभी हमारे पास। ये देखिए, अच्छा ये डिप करके, ये डिप किया था मैंने इसमें, मैं भूल गई। चलें जी, ये देखें, ये मैं और 2 चिकन मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ भी तो टेस्ट करके कैसा क्रंची टेक्सचर आया है इसका। ये भी डाल दी हमने इसमें। ये एक और पीस ले लेती हूँ मैं। अच्छा, ये कितना छोटा रखना है, कितना बड़ा रखना है, इट्स अप टू यू। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने बहुत बड़े बड़े रखने हैं या बहुत आपने बिल्कुल टाइनी पीसेस बनाने हैं, कितने थिक रखने हैं। लेकिन इतने रखें कि एक बंदे के लिए काफ़ी हो जाए, ज़ाया ना हो। वेस्टेज ये है कि इतना बड़ा आपने बना दिया, एक बंदे से पूरा खाया नहीं गया। भाई 2 ले लें, कोई मसला नहीं है, ज़ाया होने से बेहतर है। ये एक और मैं डाल देती हूँ, और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें आप, इसका क्रंच मैं चेक कराऊँगी। कहाँ गया फोर्क, कहाँ गया? ये देखें, आवाज़ आ रही है? ये देखें, और ये देखें, यम्मी चिकन कुक हो गई। वाह वाह, क्या चिकन बनाई है, मुँह भी जल गया। ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और इतनी एनर्जी आई हुई है मेरे अंदर। गरम चिकन स्ट्रिप खा गई भाई। मौसम भी चेंज है ना। कैसे डॉक्टर साहब, आप वेलकम टू द शो। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अरे आपका अपना शो है डॉक्टर साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप बुलाते हैं तो मेरे में भी एनर्जी आने लगी अब, या कोई बेहतर से बेहतर चीज़ लेके आऊँ, लोगों को बताऊँ। हाँ, नहीं, आप इतनी टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में इन हो रही हैं, लोग इधर जाने और लूटमार सबसे ज़्यादा हो रही है। लेकिन जावेद आलम साहब, आपका सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमें सही गाइडेंस देते हैं। Thank you very आप प्रॉपर हमें गाइड करते हैं कि हमें किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए, और आपके चेहरे के लिए क्या चीज़ सही है। Exactly. हमें नहीं पता। अब जैसे आपको ज़रूरत नहीं है, आपने उस दिन बताया कि आपको अगर कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो लोग कहते हैं जी आप ट्रीटमेंट करवा लें, इतना खर्चा हो जाएगा। अब बेचारे हम ख़वातीन जो है, हम कहते हैं अच्छा जी डॉक्टर कह रहे हैं तो करवाना पड़ेगा, हम इतने पैसे एवं ही खर्च कर देते हैं। देखिए, ऑनेस्ट तो होना है ना। प्रोफेशन हमारा ऐसा है, कोई भी एक सर्विस देने जा रहा है, उसको ऑनेस्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात। और डॉक्टर के साथ तो बहुत ज़रूरी है। और कितना नोबल प्रोफेशन है कि Exactly, इसमें अगर exactly, ऑनेस्टी बिल्कुल। ना हो, हम ठीक किस है, पे देखें, trust करें? कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, लोगों को अवेयरनेस हो गई है, बहुत मार्केटिंग हो रही है। हर आदमी, हर कोने पे, हर गली के कोने पे, मैं तो कहता हूँ एक पार्लर Aesthetic बन का गया है, clinic एक खुला हुआ है। एस्थेटिक क्लिनिक बन गया है, डॉक्टर्स आ गए। तो आप लोगों को भी तो सर्विस दो यार, लोगों का भी तो ख्याल करो। कमाओ ज़रूर, हर जगह बहुत महंगा होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये पाकिस्तान है, ये कराची है, कराची के लोगों को शौक़ है, हर आदमी को शौक़ है रंग साफ़ करने का, अच्छा लगने का। हर आदमी का, औरत का हक़ है कि वो अच्छा लगे। अगर आपको अल्लाह ने ये एक अबूर दिया है, एक स्किल दी है,
तो लोगों से लूट मार ना करें, तो फिर हमारे और डाकू में फ़र्क नहीं रह जाएगा। सही बात है। डॉक्टर साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लास्ट टाइम जब हमारे शो में आए थे जी जी। तो एक आपसे किसी ने सवाल किया था, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कहा था कि मैं अपने फेस पे चाह रही हूँ कि मैं अगर लाफ लाइन्स ख़त्म करवाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट करवा लूँ, तो आपने उनको मना कर दिया कि नहीं, Exactly. आपका फेस माशाल्लाह बिल्कुल सही है, आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएँ, अभी ज़रूरत नहीं है आपको। Exactly. तो ये बात होती है कि अगर किसी के फेस पे कोई ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है तो क्लियरली उनको मना कर दें। डॉक्टर साहब हमेशा आप हमारे लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट और अच्छा लेके आते हैं, आज क्या लाए हैं? आज ये देखें मशीन, अमेजिंग मशीन। मैं खड़ा हो जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, देखें हाइड्रा सबको मालूम है, इट्स वेरी गुड मशीन, बड़ी पॉपुलर मशीन है, हर जगह। अब तो पॉलर्स में भी आ गई है, मैं तो बार्बर शॉप से भी सुनता हूँ कि हाइड्रा मशीन आ गई है, लेकिन ये एस्थेटिक वाले का काम है। क्योंकि देखें फेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ योर सेंसिटिव, पूरी बॉडी का सबसे अल्लाह ने खूबसूरती जो दी है, नेचुरली आदमी के फिगर भी होता है, फिटनेस भी होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन शक्ल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, आपकी मासूमियत, हाँ, exactly. आपकी पर्सनालिटी, आप अंदर से कैसे हैं, ये सब आपके चेहरे में झलकता है। कहते हैं Reflect ना होता कि है, रिफ्लेक्ट होता है reflection है कि ये। चेहरा इंसान की खुली किताब है। Exactly. ऐसे ही तो शायरों ने नहीं कहा ना कि चेहरा इंसान की खुली किताब है। बिल्कुल। तो आप उसको जो बनाने बैठे हैं, हम लोग कहते हैं जी हम लोग इसको बेहतर कर रहे हैं, करता तो अल्लाह ताला है गफूर रहीम, जो दे दिया अल्लाह ने आपको परवरदिगार, वो बेस्ट चीज़ है। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको एक स्किल दी है, आपको एक तजर्बा दिया है, तो हम लोगों के चेहरों से मजाक ना करें। लोगों ने इसको खटवार, मैंने सही बोला है, खेल बना लिया, खेल बना लिया है। दिस इज बैड। बिला वजह की इतनी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, इंजेक्शन लगा लेते हैं, बाद में मुस्कुरा हंसा भी नहीं जाता, नहीं, फेस की वो ही चेंज हो जाता है नुकसान ना। हो जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है। आपके पास आया है इतनी उम्मीद करके कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, इस बच्चे की दाने हैं, ये सही होंगे, आपने लिया ले और उसको फ़ौरन से फ़ौरन मशीन पे डाल दिया। सही। आपके पास आई है, उसने कहा एजिंग का है, हमने लिया थ्रेड बोटॉक्स एंड सही। फिलर्स डाल दिया। डॉक्टर साहब, टाइम अच्छा, इंसर्ट टाइम इज स्टार्ट शॉर्ट। करें? जी। अच्छा देखिए, दिस इज़ अ हाइड्रा मशीन, ये मोहसिन है, मेरे असिस्टेंट हैं और बड़े स्पेशलाइज्ड आदमी हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब मोहसिन के पास कर दें, ये हाइड्रा करेंगे, तो ये भाई मैं इनको रिक्वेस्ट की, चले चलो मोहसिन, तो ये आ गए, थैंक यू वेरी मच मोहसिन। तो हाइड्रा फेशियल होने जा रहा है आज हाइड्रा हमारे सेट पे। फेशियल ये चलता रहेगा ट्रीटमेंट। मैं आपको हाइड्रा फेशियल, देखिए ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसकी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन हम सारे स्टेप्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो ये हाइड्रा करते रहेंगे। मैं हाइड्रा के बारे में बताऊंगा कि हाइड्रा आपके चेहरे पे क्या क्या चीज़ों के इफेक्ट देती है। और दूसरी बात मुझे यही बताइएगा, कब आपको पता चलेगा कि आपके फेस को वाकई हाइड्रा फेशियल की ज़रूरत है भी कि नहीं? एग्जैक्टली मैं मोहसिन, आप स्टार्ट कीजिए और बस मैं आपको बताता हूँ। देखिए हाइड्रा फेशियल, हाइड्रा मीन्स वाटर, इट्स अ वैक्यूम्ड, जैसे हमारे पास वैक्यूम क्लीनर होता है ना, आपने वैक्यूम क्लीनर, इट्स अ मशीन, और वो आपकी हर डस्ट को खींचता चला जा रहा है। एक पावर मशीन है जो आपकी डस्ट को एब्जॉर्ब कर रही है। हमारी स्किन जो होती है एपिडर्मिस, ऊपर की लेयर होती है और नीचे की लेयर होती है डर्मिस। इसके बीच में बहुत सारी ड्रेनेज सिस्टम होता है। वो ड्रेनेज सिस्टम क्या करता है कि जो स्वेट है, स्वेट डक्ट होती है जो स्वेट निकाल रहा होता है, जो सबीशियस डक्ट होती है वो सीबम निकाल रहा होता है। अब आप जो मल्टीपल चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हो ना, मल्टीपल चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं, मेकअप अप्लाई कर रहे हो और उसके बाद आप है ना बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं। आपने लिया एलोवेरा लगा लिया, आप काउंटर से गई कोई क्रीम ली वो अप्लाई कर ली, वो सब जाके इस एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में जो ड्रेन है वो ब्लॉक कर रही है, और वो ब्लॉक कर करके उसने आपकी स्किन की जो क्लैरिटी है उसको ख़त्म करते चले जा मध्यम रही पड़ है। गया, कहते हैं आपकी खूबसूरती मांद पड़ गई है। आप मल्टीपल चीज़ें अपनी खूबसूरती के लिए लगा रहे हो, उससे आप कह रहे हो मैं तो 85 चीज़ें लगा चुकी हूँ डॉक्टर साहब, मुझे तो आराम ही नहीं आता, और चेहरा ख़राब पे ख़राब होता चला जा रहा है। इसलिए एक तो पोल्यूशन है, आप बाहर घूम रहे हो फिर रहे हो, वो डक्ट्स को ब्लॉक करता चला जा रहा है, उससे आपके एक्नी होती चली जा रही है। अच्छा देखें, ये जो मशीन है, ये मशीन क्या कर रही है, आपकी स्किन को ड्रेन कर रही है। तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या है, ये आपका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारा क्या करता है कि हमारे एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कि हमारी टॉक्सिकेशन को बाहर करता है। यहाँ ट्राई करते हैं, क्या सक्शन हो रही है? सक्शन हो रही है, और ये लिम्फेटिक ड्रेनेज को एक्टिवेट कर रहा है। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या करता है कि जितना एक्टिवेशन होगी हमारी उतना ड्रेन होगा, जितना ड्रेन होगा स्किन उतना क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे जो सेंसिटिव एरिया होता है हमारा आई के अराउंड, इधर भी पफीनेस आ जाती है। तो जब ये हम इसको लिम्फेटिक को हम एक्टिवेट करते हैं तो ये ड्रेन होता है। तो जितना लिम्फेटिक एक्टिवेट होगा हमारी स्किन में इतनी ही ग्लो आएगी।
दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि टाइम कम होता है। वहाँ से रिजवान कहते रहेंगे डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी कीजिएगा, तो मैं इसलिए ना अच्छा सीरम अच्छा, इससे पहले कुछ अप्लाई किया था आपने? अच्छा, इसके अंदर 3 सीरम्स होते हैं, और 3 सीरम्स जो होते हैं हम दिखा सकते हैं, अगर यहाँ सीरम नज़र आ रहे हैं तो ये बैक पे सॉरी, तो इसके अंदर ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, सिट्रिक एसिड्स, 3 एसिड्स जब हम वैक्यूम्ड करते हैं, खींचते हैं हम किसी चीज़ को, जब हम खींचते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि हम वैक्यूम करते हैं, तो वैक्यूम करने से ये ड्रेन होना शुरू हो जाता है, जितनी डस्ट और ब्लॉक्ड होता है वो उसके बाद जब वो ड्रेन हो जाता है तो हमारे पास सीरम्स होते हैं। जी मैं कैमरे में सही हूँ ना? तो सारे वो सीरम्स जो हैं, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड्स, ये इसको क्लैरिटी देते हैं और पीलिंग इफेक्ट देते हैं। अच्छा, बात क्या होती है, ये हाइड्रा का सबसे बड़ा ज़बरदस्त चीज़ क्या है कि एक्नी जो होती है उसको बहुत अच्छा ड्रेन करता है, वाइट एंड ब्लैक हेड्स। हमारे में सबसे पहले इंडिकेशन होनी चाहिए कि एक्नी कौन सी वाली एक्नी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर एक्नी है। सही डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं इस पे कंटिन्यू, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्दी से एक ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं हाइड्रा फेशियल की तरफ। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और इस वक्त हो रहा है हाइड्रा फेशियल। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि इसके चार्जेस क्या हैं, कितने पैसों में हो जाता है ये? देखिए, हाइड्रा फेशियल कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इट्स अ वंडरफुल। इस वक्त एवरी 15 सेकंड में थ्रू आउट द वर्ल्ड हाइड्रा फेशियल हो रहा है, क्यों इतना पॉपुलर हो गया है। लेकिन इस हमारे पाकिस्तान में नेचुरली आजकल इतना बड़ा क्राइसिस है, लोग 10-10, 15-15 हज़ार तो नहीं देंगे ना। सही बात है। हमने आपके इस मॉर्निंग शो के हवाले से, जब भी हम बात कर रहे थे आपसे ब्रेक में, ये देखिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ खुशखबरी। ब्रेक में हमने डॉक्टर साहब को कन्विंस कर लिया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या करेंगे हमारे लोगों के लिए, तो भाई लोग हमारे ही हैं ये, तो हम आपको 50% डिस्काउंट पे हम है ना हाइड्रा फेशियल पे लेके जा रहे हैं, बल्कि एवरी ट्रीटमेंट। और हमारे माशाल्लाह यहाँ पे 15 सेंटर हैं कराची में, और थ्रू आउट द पाकिस्तान सेंटर हैं। TV1 के मॉर्निंग शो मुस्कुराती मॉर्निंग के लिए जो लोग आएंगे, हमारा नंबर भी आ रहा है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, और इंशाल्लाह ताला अगर आपने हमें इज़्ज़त दी और हम आते रहे तो हम नई से नई चीज़ें आपको फैसिलिटेट करेंगे। देखिए अभी हमने ये मोहसिन क्या किया, आपने मेरी बहनों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई है। अच्छा ये देखें, अच्छा देखिए इसमें लाइट्स हैं, LED लाइट्स हैं। LED लाइट्स का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, और इसमें ब्लू लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, रेड लाइट होती है। ये लाइट्स जो है ना आपका एक्नी को बेहतर कर रही होती है, एंटी एजिंग के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट दे रही होती है, पिगमेंटेशन के लिए पिगमेंटेशन के। देखिए अभी इसने हाइड्रा फेशियल ने क्या किया कि क्लैरिटी दे दिया, आपको क्लीन कर दिया आपकी स्किन को पूरी। आपके बाद एक सेकंड स्टेप हमने क्या किया, इसमें ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, एस्कॉर्बिक एसिड जितनी सीरम से वो डाले, वो आपकी स्किन के अंदर गए, एब्जॉर्ब हुए, उसने नरिश किया आपकी स्किन को। थर्डली क्या किया, हम लाइट्स दे रहे हैं, LED लाइट दे रहे हैं। इसका इफेक्ट ये होता है कि ये आपके जो पोर्स होते हैं उसको बेहतर करता है, लार्ज पोर्स को, फाइन लाइंस को बेहतर कर रहा है, पिगमेंटेशन को ख़त्म कर रहा है, ब्लैक एंड वाइट हेड्स को ख़त्म कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मशीन तो ले ली, बहुत एक मैं आपको बड़ी शॉर्ट और छोटी बात बता रहा हूँ, लेकिन ये सुन लीजिए हम आपके पैसे क्यों कम कर रहे हैं। एक तो आप हिमाकत कर रहे हैं, कहीं भी 10-10, 15-15 हज़ार दे रहे हैं हाइड्रा के। मैं स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई भी ट्रीटमेंट है। अब हमारे पास बड़ी अच्छी मशीन्स आ गई हैं, कोरियन एंड चाइनीज़, जो हमें खुद को सस्ती पड़ी है। यही मशीन्स 10-10 लाख रुपए की थी, 1 मिलियन की थी, अब हमें बहुत सस्ती मिल रही है, वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सस्ती मिल रही है, और उसका फ़ायदा हमें भी है और आपको भी हमें देना चाहिए। तो ये रेट्स हम इसलिए नहीं कम करें, हमें भी एक्सपेंसेस इतने नहीं पड़ते। तो 10,000 रुपये आप देंगे और आपको कोई लूट रहा है तो आप बेवकूफ़ हैं। हम आपको डिस्काउंट इसलिए दे रहे हैं कि आपको फ़ायदा भी हो, सेटिंग्स भी ले सकें, और आपको उसके रिजल्ट्स मिलें। इंडिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये नहीं है कि हमने लिया हाइड्रा फेशियल करना शुरू डॉक्टर साहब मैं जल्दी से जाते जाते क्विक एक दफ़ा ये एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगी दोबारा से कि डॉक्टर जावेद आलम ने अनाउंस किया है हमारे शो के ज़रिए कि जो भी मेरी बहनें जाती हैं डॉक्टर जावेद आलम के क्लिनिक पे और कहती हैं कि भाई हमने TV1 मुस्कुराती मॉर्निंग की तरफ से आए हैं तो आप हमें 50% का डिस्काउंट दीजिए। तो मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ आपके क्लिनिक्स हैं जहाँ हम जा सकते हैं। मैं माशाल्लाह कराची में तो हमारे 15 सेंटर्स हैं और तकरीबन हर जगह हब पे हैं, लाइन से हैं, नाम लेगी जगह के तो मैं वहाँ मौजूद हूँ माशाल्लाह। अब बोर्ड्स लगे हुए हैं, मेरी फोटोग्राफ के साथ ही बोर्ड्स लगे हुए हैं।
लेकिन हम देखें, आके हमसे बहस ना कीजिएगा, लड़िएगा नहीं, हम आपके साथ हैं। हम आपको डिस्काउंट इसलिए नहीं दे रहे, हम इसलिए डिस्काउंट दे रहे हैं कि आपको फ़ायदा हो। सही, भावलपुर वगैरह में भी जाके करवा सकती हैं। भावलपुर, मुल्तान, सक्कर, सही, हैदराबाद, सही। लाहौर, पिंडी, चलें जी, everywhere। और क्या चाहिए मेरी बहनों, जाएं जाके अपने ट्रीटमेंट करवाएं 50% डिस्काउंट पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और इस वक्त हो गया है एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके हम कंटिन्यू करेंगे हाइड्रा फेशियल। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और हाइड्रा फेशियल हमारा डन हो गया है। हम वेट कर रहे थे कि ब्रेक से वापस आ जाएं तो आपके सामने हम इनका मास्क रिमूव करें, ताकि आप देख सकें कितना बड़ा एक वाज़ेह चेंज आया है लुबना के फेस पे। डॉक्टर साहब, ये क्या है, ये ABC जो मशीन में लिखा है? अच्छा देखें, ये इसके अंदर सीरम से, जो मैं आपको बता रहा था कि ग्लाइकोलिक, लैक्टिक एंड सिट्रिक एसिड्स, ये एसिड्स हैं, सीरम्स हैं। देखें इसके अंदर भी हमें बता दूं कि देखें एक तो चेंज देखें आप, माशाल्लाह। अगर इनकी बिफोर आफ्टर हो तो दिखाइएगा, इस इंटायरली चेंज। मैं आपको सच बताऊं, बिफोर द, वैसे भी बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छा इसकी जो क्लैरिटी, क्योंकि एक्चुअली क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। दो तीन चीजें, और ग्लो आया है, फ्रेशनेस आई है, स्किन क्लियर होती है ना, तो हल्की होती है। इतनी डस्ट और मिट्टी जो हमारी कराची की है वो सब हमारी स्किन में जा रही होती है, और जो 50 की चीज़ें लगा रहे होते हैं वो भी स्किन में जा रही होती है, मेकअप जो लगा रहे होते हैं वो भी जा रही होती है, सब क्लियर हो साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ये देखें। और नेक का भी होता है। अच्छा, हम इसे बता दें कि जो बेसिक है आपका हाइड्रा फेशियल, वो हम आपको 3000 में दे रहे हैं, TV1 मॉर्निंग शो के हवाले से। एक चीज आप पूछ रहे, 50% से भी कम हो गया डॉक्टर साहब। 50% से भी कम हो गया। और क्या चाहिए मेरी बहनों, अभी करवाओ हाइड्रा फेशियल। इतना कॉमन हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन लोग 15-15, 12-12 हज़ार से कम में कर ही नहीं रहे हैं। और लोग बेवकूफ़ जाते हैं, देख के आते हैं, यही मशीन है, कोई चेंज नहीं होता, इसकी सिर्फ शक्ल चेंज हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली इसमें वही सीरम है जो आप बताई थी, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, सिट्रिक, वही प्रोसीजर्स हैं, वही फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। दूसरी बात ये कि हम इसके अंदर जो देना चाह रहे हैं, हम बेसिक चीज़ को दे रहे हैं। जो 3000 है वो बेसिक है, फिर अल्ट्रा है, और तीसरा क्या है, प्रीमियम है। उसमें हम 1000-2 हज़ार ज़्यादा ले लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन बेसिक भी बेहतर से बेहतर चीज़ है जो आपकी स्किन को क्लियर कर लेता है। डॉक्टर साहब जल्दी से बता दें कि एज लिमिट है इसकी कोई? देखें, बच्चियाँ, यंग एज है, डेलिकेट स्किन है, दिस इज़ अ डेलिकेट पार्ट, आई के अराउंड डेलिकेट पार्ट है, एकदम जाने किससे आप हाइड्रा फेशियल या कोई ट्रीटमेंट लेने जा रही हैं। ज़रूर एक्सपीरियंस आदमी से कराइए, वरना खुदा ना करे और रैश और नुकसान हो जाता है। साइड इफेक्ट्स भी हैं ना, अगर आपको ज़रूरत नहीं है स्किन को आपकी, आपने करवा लिया तो? साइड इफेक्ट हर चीज़ का है। आप साइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, जहाज़ पे जा रहे हैं, हर चीज़ का साइड, पैदल जा रहे हैं, हर चीज़ का साइड इफेक्ट। चीज़ ये है कि कौन कर रहा है, क्या चीज़ करवाने जा रहा है, इंडिकेशन क्या है। अब पिगमेंटेशन में अगर आप बहुत ज़्यादा रब करते रहोगे, हाइपर पिगमेंट हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और किस तरीके से आप ये कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलिकेट, आप जेंटली कर रहे हो। अगर आप रब करना, आपने किसी को ये मशीन पकड़ा दी, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो वो रब करना शुरू कर देगा और नुकसान शुरू हो जाएगा। एक्नी में किस एक्नी में कर रहे हैं, माइल्ड में कर रहे हैं, मॉडरेट में कर रहे हैं, सीवियर एक्नी में? एक्नी का भी ट्रीटमेंट है? एक्नी में व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स को हटा देता है, तो नेचुरली एक्नी इंप्रूव होती है। इसी तरीके से हम, मैंने कहा था कि डार्क सर्कल पे अगर पफी आईज हो रही है तो उसमें बड़ा इफेक्ट होता है, लेकिन आप आई पे बहुत ज़्यादा रब करवाएंगे तो आई ब्रूज कर जाएगी। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, डॉक्टर किधर इंडिकेट कर रहा है वहाँ करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मोहसिन आपका भी, और थैंक यू लुबना। और आप में तो एक बहुत ही वाज़ेह, बहुत ही खूबसूरत चेंज आया है। और जनाब, आप लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी हो गई, एक दफ़ा फिर से मैं अनाउंस करना चाहूँगी कि डॉक्टर जावेद आलम ने अनाउंस किया है, अगर आप हाइड्रा फेशियल करवाना चाहते हैं या फिर कोई और ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, T1 के हवाले से आप जा सकते हैं। मुस्कुराती मॉर्निंग का नाम लीजिए और आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। तो और क्या चाहिए, जाएँ, खुश रहें, और फिर कल मिलेंगे आपसे हम सुबह 9 बजे। बाय।